हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? हाँ जी बेटे, आज के इस वीडियो में एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम रिवाइज करने वाले हैं। और आप सारे बच्चों ने स्क्रीन से देख लिया होगा, आज मैंने नंबर लगा दिया है AS 28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का। और ये बात सारे बच्चे जानते हैं कि इम्पेयरमेंट आपके सिलेबस में इम्पॉर्टेंट तो है ही, इसमें कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और ये लेंथी भी बहुत है। तो टाइम खराब ना करते हुए बेटे, मैं आपको इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का 1-1.5 घंटे में रिवीजन लगा के देता हूँ। मैंने समझाना कुछ नहीं जी, मैंने तो क्लास की समझाई हुई बातों को एक बार रिकॉल करवाना है कि हमने क्या क्या पढ़ा था, ताकि आप रिवीजन करने लायक हो जाओ। तो मैं सारे कॉन्सेप्ट्स बेटे एक एक करके आपको गो थ्रू करके दे देता हूँ। सारे बच्चों को याद होना चाहिए कि मैंने सबसे पहले इस चैप्टर के 3 हिस्से बना दिए थे। मैंने जब ये AS क्लास में शुरू किया था, इसके 3 टुकड़े कर दिए थे बेटे। मैंने सबसे पहले आपको बताया था इम्पेयरमेंट ऑफ इंडिविजुअल एसेट, फिर हमने पढ़ा था इम्पेयरमेंट ऑफ CGU कैश जनरेटिंग यूनिट ग्रुप ऑफ एसेट्स, और इसका तीसरा हिस्सा था इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल एंड कॉर्पोरेट एसेट्स। तो हमने ये चैप्टर 3 अलग अलग यूनिट्स में पढ़ा था, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। इसमें हमने इंडिविजुअल एसेट की बात की थी, इसमें CGU की बात की थी, इसमें गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट की बात की थी। तो मैंने आपको बोला था मैं सब कुछ इकट्ठा नहीं पढ़ाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा आपको। और फिर मैंने शुरू किया था यूनिट नंबर 1 इंडिविजुअल एसेट का इम्पेयरमेंट। और हमने सबसे पहला डिस्कशन इसी बात पे किया था कि इंडिविजुअल एसेट का मतलब क्या है, मतलब इम्पेयरमेंट करते किस किस एसेट का है। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं, ये कौन कौन से एसेट्स पे लागू होते हैं। तो हमने उसमें 3 एसेट्स की बात की थी, एक तो PPE, दूसरा इंटेंजिबल और तीसरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इस पे आपको पता है AS 10 लगता है, इस पे AS 26 लगता है और इस पे AS 13 लगता है, रेंटल इनकम वाली प्रॉपर्टी। तो ये तीनों के तीनों आपके इम्पेयरमेंट में टेस्ट किए जा सकते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि कौन कौन से एसेट AS 28 में कवर्ड नहीं है, वो मैंने बताया था आउट ऑफ स्कोप में, वो हमेशा ही लिखवाता हूं आपको। और उसमें कौन कौन से एसेट्स बताए थे, सबसे पहले AS 2 इन्वेंट्रीज इंपेयरमेंट में नहीं आता, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स इंपेयरमेंट में नहीं आते, इन्वेस्टमेंट्स इंपेयरमेंट में नहीं आते, डेफर्ड टैक्स एसेट्स इंपेयरमेंट में नहीं आते, ना इन्वेंट्री का, ना कंस्ट्रक्शन का, ना इन्वेस्टमेंट्स का और ना ही डेफर्ड टैक्स का। इंपेयरमेंट टेस्ट अगर पॉसिबल है तो आपके फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज का। सबसे पहले तो मैंने 15-20 मिनट लगा के आपको यह बताया था। तो इंपेयरमेंट की जब भी हम बात करेंगे तो आपके दिमाग में फिक्स्ड एसेट्स आने चाहिए, चाहे वो PPE हो चाहे इंटेंजिबल्स हो। फिर हमने बात की थी, मैं आपको पहले चेक करा दूं बेटे, ये देखो आप, हमने इस स्टार को लगा के यहाँ पे स्टार की एक्सप्लेनेशन नोट करी थी, PPE, इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। हम इसका इंपेयरमेंट पढ़ने जा रहे हैं। फिर मैंने आपको स्टार्ट करके दिया था कि इंपेयरमेंट कहते किसको हैं। AS 28 का टाइटल क्या था, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। तो आपको पता होना चाहिए इंपेयरमेंट कहते किसको हैं। मैंने बहुत सिंपल डेफिनेशन बताई थी आपको, मैंने बहुत सिंपल डेफिनेशन बताई थी। इंपेयरमेंट, इंपेयरमेंट का मतलब है डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन। और सिंपल मतलब लिखवाया था रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स का मतलब तो आपको पता ही है, PPE, इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इंपेयरमेंट का मीनिंग क्या है, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब आपके एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आती है, हम उसको बोलते हैं इंपेयरमेंट। इसका दूसरा नाम है डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। जब आपके एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आती है, इसको बोलते हैं इंपेयरमेंट। और इस गिरावट को हम बोलते हैं इंपेयरमेंट लॉस, और इसे प्रॉफिट एंड लॉस में हम राइट ऑफ कर देते हैं। इसका फॉर्मूला ये बताया था, कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स रिकवरेबल अमाउंट, याद है ना। जब आपकी बैलेंस शीट में कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट को एक्सीड करने लग जाती है, कैरिंग अमाउंट है मान लेते हैं 10,000 रुपए, इसकी रिकवरेबल अमाउंट है मान लेते हैं 9,000 रुपए,
तो इसका मतलब 1000 रुपए आपकी बैलेंस शीट में ओवर स्टेटेड है। कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या है? बैलेंस शीट वैल्यू, बुक वैल्यू, जिसे बैलेंस शीट कैरी कर रही है। अगर आपकी बैलेंस शीट के अंदर आपको एसेट्स की वैल्यू 10,000 रुपए नजर आ रही है, लेकिन उसकी रिकवरेबल वैल्यू 9,000 ही है। रिकवरेबल वैल्यू कैसे निकलती है अभी हम रिवाइज करेंगे, पहले एक बार आप ओवरऑल प्रिंसिपल रिवाइज कर लो। जब कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से एक्सेस दिखती है आपको, तो हम 1000 रुपए को ओवर स्टेटेड मानते हैं कि आपकी बैलेंस शीट 1000 रुपए से ओवर स्टेटेड है। जब आपकी बैलेंस शीट में 10,000 पड़े लेकिन उसके मिलने ही 9,000 है, तो आप 10,000 क्यों दिखा रहे हो? 1000 रुपए को राइट डाउन करो। तो ये जो 1000 रुपए आपने बैलेंस शीट में एक्स्ट्रा दिखा रखे हैं, ये आपको राइट ऑफ करने चाहिए। आपके एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आ गई है, 10,000 की एसेट 9,000 की है, 1000 रुपए को राइट ऑफ करो और इसे इंपेयरमेंट लॉस के नाम से P&L में डालो। और हमने इसकी दो एंट्रियां बनाई थी, फर्स्ट इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स और दूसरा P&L अकाउंट डेबिट टू इंपेयरमेंट लॉस। ये जो 1000 रुपए हैं, एक तरफ तो एसेट्स में से कट जाएंगे और एक तरफ आपके P&L में अदर एक्सपेंसेस में चले जाएंगे, लॉस में। और एक और बात, जब आपने 1000 रुपए का इंपेयरमेंट लॉस बुक्स में डाल दिया है, तो अब आपकी एसेट्स बुक्स में 10,000 के नहीं दिखेंगी, 9,000 की दिखेंगी। 10,000 की एसेट है, माइनस करेंगे इंपेयरमेंट लॉस, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आपकी 9,000 रुपए है। तो जो रिकवरेबल अमाउंट होती है वो आपकी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट बन जाती है। ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया था, याद है आपको? रिकवरेबल अमाउंट किसको बोलते हैं? हमारा फॉर्मूला है ये तो होगी चलो बैलेंस शीट वैल्यू। इसका फॉर्मूला क्या था? वैल्यू इन यूज और एनएसपी विच एवर इज हायर, अगर आपको याद हो तो। या तो आप किसी भी एसेट को, मान लो मेरे पास एक प्लांट एंड मशीनरी है, मैं उसका ज्यादा से ज्यादा क्या कर लूंगा? मैं या तो उसे यूज कर लूंगा या मैं उसको बेच के पैसे रिकवर कर लूंगा। अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी को यूज करूंगा तो मुझे उसके कैश फ्लोज मिलेंगे, मैं जैसे जैसे उसको यूज करता जाऊंगा बिजनेस में बेनिफिट आएगा। तो मैंने आपको बताया था, एक तो उसको यूज करने के बेनिफिट देख लो, और अगर आप उसको यूज नहीं करना चाहते तो उसको बेचने का बेनिफिट देख लो। या तो एसेट को यूज कर लो या बेच लो, विच एवर इज हायर। जिस तरफ आपको फायदा नजर आता है आप वो ऑप्शन चूज कर लो। यूज करने में फायदा आप यूज कर लो, बेचने में फायदा बेच के नक्की करो, नई एसेट ले आओ। फिर मैंने आपको बताया था विच एवर इज हायर, वैल्यू इन यूज कैसे आता है? जो भी आपकी एसेट है, पीपीई, इंटेंजिबल या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आप उसके कैश फ्लो प्रोजेक्ट कर लो, और जो कैश फ्लो आप प्रोजेक्ट करेंगे उसमें साल्वेज वैल्यू भी लेके चलना। आपके पास एक प्लांट एंड मशीनरी है, उसकी लाइफ है 5 साल, आप उसको यूज करना चाहते हो 1 2 3 4 5, तो उसके कैश इनफ्लो को आप प्रोजेक्ट करो, एस्टिमेट करो कितना कैश फ्लो आपको मिलेगा इसको यूज करने से। और 5 साल जब उसकी लाइफ एक्सपायर हो जाएगी तो बेचने से साल्वेज वैल्यू क्या आएगी? मतलब जो पैसे आपको मिलते हैं, जो आपको कैश फ्लोज मिल सकते हैं, वो सारे कैश फ्लो लिख लो इंक्लूडिंग साल्वेज वैल्यू। इस पे लगा दो पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर लगाते ही क्या आ जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज। बताया तो था आपको कि वैल्यू इन यूज का दूसरा नाम है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज। और दूसरा क्या था? दूसरा था एनएसपी, सेलिंग प्राइस, आज क्या मिल सकता है। अगर आप किसी एसेट को यूज नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, बेच के देख लो, पता करो इसका सेलिंग प्राइस क्या है, माइनस कितने पैसे लग जाएंगे बेचने में, कोई ब्रोकर का कमीशन है, कोई स्टैंप ड्यूटी है, कोई खर्चे वर्चे हैं, सब काट कटा के नेट सेलिंग प्राइस क्या मिलेगा आपको। तो वैल्यू इन यूज और एनएसपी विच एवर इज हायर आपका मैक्सिमम रिकवरेबल अमाउंट है, इससे ज्यादा पैसे आपको मिल ही नहीं सकते इस एसेट से। और अगर ये रिकवरेबल अमाउंट मैक्सिमम बेनिफिट है तो फिर हम इसका कंपैरिजन कराते हैं कैरिंग अमाउंट के साथ। क्या आपकी बैलेंस शीट में कैरिंग अमाउंट है 10,000, रिकवरेबल अमाउंट है 9,000, ये इसका मैक्सिमम बेनिफिट है, तो फिर आपकी बैलेंस शीट में एसेट 10,000 की कैसे नजर आ सकती है? 9,000 की नजर आनी चाहिए। आप अपनी बैलेंस शीट को ओवरस्टेट कर रहे हो, आपकी बुक वैल्यू बहुत ज्यादा है, आप अपनी बुक वैल्यू को ठीक करो। हम इस 10,000 को काट के 9,000 करेंगे, तो 10 को काट के जब 9 करोगे तो एसेट्स की वैल्यू गिरेगी तो इंपेयरमेंट लॉस है, P&L में राइट ऑफ करो। पूरी कहानी आपको क्लास में समझाई थी। फिर आपको एक बात बताई थी मैंने, बच्चे पूछते हैं कि जिंदल सर अगर रिकवरेबल अमाउंट 9,000 की जगह, अगर रिकवरेबल अमाउंट 9,000 की जगह 11,000 रुपए आ जाए तो क्या करोगे? बैलेंस शीट में 10 है, रिकवरेबल 11 है,
तो पहली बात, ये डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन नहीं है, ये अपवर्ड रिवैल्यूएशन है। 10 को 9 करना है तो डाउनवर्ड है, AS28 बात करता है उसको राइट ऑफ करने की। लेकिन 10,000 को 11,000 करना है तो इसको बोलते हैं अपवर्ड रिवैल्यूएशन। AS28 इस पे बात नहीं करता, क्योंकि जब आप अपवर्ड रिवैल्यूएशन की बात करते हो तो फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से एक अकाउंट खुलता है और इसकी बात करता है AS10। तो आपको मैं सीधा बोलूंगा कि आप AS28 नाम की बस से उतरो और AS10 नाम की बस पे चढ़ जाओ, वो सही डेस्टिनेशन पे ले जाएगी आपको। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अपवर्ड रिवैल्यूएशन की बात करता है। रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट बनेगा, उसका क्या यूज है वहां जाके पढ़ो। तो एक बात बिल्कुल क्लियर कर लो अपने दिमाग में कि AS28 अपवर्ड रिवैल्यूएशन की बात करता ही नहीं है, वो AS10 का काम है। हमारा जो AS28 है सिर्फ डाउनवर्ड, जब रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से गिरेगी तब ये बीच में आएगा और इसको राइट ऑफ करने की सिफारिश करेगा। तो आप ये कह सकते हैं अपवर्ड AS10 में डिस्कस होता है और डाउनवर्ड AS28 में। ये पूरी कहानी बेटे मैंने आपको क्लास में समझाई थी। ये देखो, मैं आपको नोट्स चेक कराता हूं। ये वही नोट्स हैं जो आपकी कॉपी में लिखे हुए हैं। आप अपनी कॉपी लेके बैठो और एक एक पॉइंट टिक मारते चलो कि सर ने ये सारी बातें चेक करवा दी हैं। देखो, सबसे पहले इंपेयरमेंट का मतलब क्या है जी? रिडक्शन इन वैल्यू है सर। इसको हम क्या बुलाते हैं? डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन भी बुलाते हैं। ये इसका फॉर्मूला है। कैरिंग अमाउंट मींस बैलेंस शीट वैल्यू और रिकवरेबल मींस, एक एक चीज कॉपी पे लिखवाई हुई मेरे बच्चे। ये देखो, रिकवरेबल का मतलब NSP और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर। NSP निकालना है तो सेलिंग प्राइस में से खर्चे वर्चे काट के नेट आपके हाथ में क्या आएगा? दैट इज नेट NSP। वैल्यू इन यूज क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज है, साल की वैल्यू को साथ लेके चलना है। सारी बातें कॉपी पे लिखी हुई हैं आपकी। और फिर आपको जनरल एंट्रीज पास कराई। 2 एंट्रीज पास होती हैं, इंपेयरमेंट लॉस टू एसेट्स, P&L टू इंपेयरमेंट लॉस। एक तरफ से एसेट्स की वैल्यू कम होती है, एक तरफ से आपका खर्चा। फर्स्ट एंट्री इंपेयरमेंट लॉस टू एसेट, सेकंड एंट्री P&L टू इंपेयरमेंट लॉस। और 28 भी ये बात कहता है कि इंपेयरमेंट लॉस को P&L में राइट ऑफ कर दो आप। फिर एक और बात जो मैंने आपको क्लास में लिखवा रखी है, चेक कराता हूँ बेटे, ठहरो। इंपॉर्टेंट नोट लिखवा रखा है। इफ रिकवरेबल अमाउंट एक्सीड्स कैरिंग अमाउंट, अगर आपका रिकवरेबल ज्यादा है तो इट विल बी अ केस ऑफ अपवर्ड रिवैल्यूएशन, और ये AS10 बात करेगा। इस पे 28 बात ही नहीं करता, क्योंकि 28 डाउनवर्ड की बात करता है। ये पूरी कहानी आपको मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन वाले पार्ट में बताई थी। याद आया बेटे आपको? जो काम हमने क्लास में 1-1.5 घंटा लगा के किया होगा, मैंने 10 मिनट में आपको रिवाइज करा दिया है। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल से शुरू करके दिया कि मैंने जो बोला इसको अप्लाई कैसे करेंगे। बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल, ये कैरिंग अमाउंट है, ये NSP है, ये वैल्यू इन यूज है। पहले इन दोनों को कंपेयर किया, विच एवरेज हायर 182 आ गया। 2.5 लाख रुपए बैलेंस शीट में, 182 हायर है तो 68,000 रुपीज मुझे नजर आ रहे हैं, ये आपका इंपेयरमेंट लॉस है। अगर किसी भी एसेट के 1,82,000 रुपए के मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं तो आपकी बैलेंस शीट में 250 आप कैसे दिखा सकते हो? इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट ओवर स्टेटेड, आपको राइट ऑफ कर देनी चाहिए। तो 68,000 रुपीज का इंपेयरमेंट लॉस है। इसकी 2 एंट्रियां डल जाएंगी, इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू PPE और P&L अकाउंट डेबिट टू इंपेयरमेंट लॉस। 68। अगर कोई बच्चा मुझसे पूछे कि जिंदल सर इंपेयरमेंट लॉस के बाद रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट क्या है, तो मैं साफ साफ बोलूंगा 250 की कैरिंग अमाउंट हुआ करती थी, 68 उसमें से राइट ऑफ हो चुके हैं। अब आपकी जो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है वो है 182। तो फ्यूचर में जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो 182 पे निकलेगा, क्योंकि आपकी बुक्स में है ही 182। तो जो भी रिमेनिंग लाइफ है उसके अकॉर्डिंग हम इसको डेप्रिशिएट कर लेंगे। ये देखो आंसर में कहीं भी मैंने कोई शॉर्टकट, कोई एडवांस कैलकुलेशन आपको करवा के नहीं दी बेटे। ये देखो, सबसे पहले रिकवरेबल अमाउंट निकला, विच एवरेज हायर 182 आ गया। फिर इंपेयरमेंट लॉस निकला 68 आ गया। फिर हमने इसकी 2 एंट्रियां डाल दी। ये देखो, इसकी 2 एंट्री डाल दी। तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकालनी है। 250 की अमाउंट हुआ करती थी जी, 68 हटा दिया जी, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 182। और रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हमेशा रिकवरेबल अमाउंट ही होती है आपकी। फिर एक और एग्जांपल कराया, पहले वाला बिल्कुल बेसिक था, अब थोड़ा सा एडवांस चले हम। ये देखो, हमारे पास कैरिंग अमाउंट कितनी है? 2 लाख। सेलिंग प्राइस कितना है? 190।
इसकी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है 25, इसको नेट ऑफ करो, ये आ गया 165 एनएसपी। 190 मिलेंगे, 25 कट के मिलेंगे, 165 आपका एनएसपी हो गया। अब आपको इन्होंने कैश फ्लोज बताए हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, एक आपको साल्वेज वैल्यू बताई है एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। इन सबको डिस्काउंट करना पड़ेगा आपको, बस एक मार्केट रेट चाहिए आपको। बताओ मार्केट रेट कितना है? लो जी 10% है। हम इस पे लगाएंगे 909, 826, 751, 683, इस पे भी 683, क्योंकि ये भी फोर्थ ईयर है, ये भी फोर्थ ईयर है, तो ये आ जाएगा पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, ये आपका वैल्यू इन यूज आ जाएगा। तो 165 ये रहा वैल्यू इन यूज, ये रहा विच एवर इज हायर, जो भी आएगा वो आपका रिकवरेबल बन जाएगा। मैं आपको चेक कराता हूं आंसर, इसमें कैलकुलेशन करके दिखाई थी आपको, ये देखो। सबसे पहले रिकवरेबल अमाउंट निकाला, ये तो हो गया एनएसपी। अब आगे वैल्यू इन यूज पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, विच एवर इज हायर 209050, विच एवर इज हायर। अब बताओ कैरिंग अमाउंट क्या थी? इसकी कैरिंग अमाउंट थी 2 लाख रुपए, रिकवरेबल अमाउंट है ये, तो रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है तो कोई लॉस है ही नहीं, और अपवर्ड हम डिस्कस करते नहीं, वो तो AS10 बताएगा आपको, तो इंपेयरमेंट लॉस आ गया नील। अगर आपका रिकवरेबल अमाउंट आपकी कैरिंग अमाउंट से कम होगा तभी तो लॉस आएगा, नहीं तो लॉस कैसे आ जाएगा? आपकी कॉपी आपके पास है, कॉपी खोलो, देखो मैंने क्या लिखवाया आपको बेटे। रिकवरेबल कम है तो लॉस है, नहीं है तो इग्नोर कर दो बस आप। RA exceeds carrying amount due to which there is no impairment loss. The given asset can be revalued upward in AS10. अपवर्ड जा सकते हैं लेकिन AS10 में जाके पढ़ो, यहां कोई डिस्कशन नहीं है उस चीज का। ये पूरा प्रोसेस आपको समझाया था बेटे। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस कराए होंगे, क्योंकि मैं तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन इसी बेसिस पे चलता हूं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, देखो क्वेश्चन नंबर 8 कराया, स्टडी मटेरियल का है, आपके स्टडी मैट का क्वेश्चन कराया आपको, ठीक है जी। फिर आगे बढ़ा, क्वेश्चन नंबर 1, 5, 6 प्रैक्टिस के लिए दिए, सेल्फ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 9 कराया बेटे, ये भी स्टडी मटेरियल का ब्रैकेट में लिखा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 कराया आपको, ये भी स्टडी मटेरियल का आपके। चलते चलते फिर एक क्वेश्चन और होमवर्क में दिया 14, और शायद आपको याद हो मैं सिर्फ डिट्टो और सिमिलर क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, नया क्वेश्चन होमवर्क में देता ही नहीं। अगर मैंने कोई क्वेश्चन क्लास में कराया और उसका डिट्टो क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन मुझे नजर आता है, वो होमवर्क में दिया है, आप ये नहीं कह सकते कि सर नए नए क्वेश्चन आपने होमवर्क में दिए। पेन ड्राइव क्लास है बेटे, 1 वे है, 2 वे तो है नहीं। होमवर्क दूंगा तो डिस्कस कैसे होगा? तो वही क्वेश्चन होमवर्क में जाते हैं जो सेम होते हैं। बच्चे ने आज तक कभी क्वेरी नहीं पूछी। फिर हमारा लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया था। पार्ट 2 का मतलब क्या है? पार्ट 2 का मतलब है लेक्चर नंबर 2, बेसिक इंपेयरमेंट डिस्कस हो गया हमारा सारा। फिर हम लेक्चर नंबर 2 में आ गए, एडिशनल इश्यूज पे बात करनी शुरू की, और जितने भी एडिशनल इश्यूज हैं वो अभी यूनिट 1 से रिलेटेड है। आपके चैप्टर के 3 हिस्से हैं, पहला इंडिविजुअल, दूसरा CGU, तीसरा गुडविल। अभी हम पहले यूनिट में ही खड़े हैं, हम इंडिविजुअल एसेट की बात ही कर रहे हैं, हम CGU में अभी गए ही नहीं। मैं पहले एसेट की बात कर रहा हूं, और मैंने सबसे पहले आपको बताया था इंडिकेशंस। बच्चा पूछता है मुझसे कि जिंदल सर किसी भी एसेट का इंपेयरमेंट हर साल करते हैं क्या? क्या ये जरूरी है कि हर साल हमें इंपेयरमेंट टेस्ट करना है? तो मैंने इसका जवाब दिया था, अगर आप किसी भी एसेट का इंपेयरमेंट टेस्ट करना चाहते हैं तो कोई ना कोई इंडिकेशन प्रिवेल करना चाहिए, या तो एक्सटर्नल इंडिकेशन होगा या इंटरनल इंडिकेशन होगा। अगर कोई इंडिकेशन नहीं है तो इंपेयरमेंट करना ही नहीं है। मतलब पहले इंडिकेशन नजर आएगा, फिर उसके बाद आपका इंपेयरमेंट टेस्ट का वो पूरा प्रोसीजर लगेगा, कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स रिकवरेबल अमाउंट, वो तो बाद की बात है। सबसे पहले इंडिकेशन आपको बताएगा कि इंपेयरमेंट की जरूरत है, और अगर किसी एंटिटी में कोई इंडिकेशन प्रिवेल नहीं करता तो इंपेयरमेंट करना ही नहीं है, AS28 लागू होगा ही नहीं। तो आप ये कह सकते हो कि जो इंडिकेशंस हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल कोई भी हो जाए, चाहे तो एक्सटर्नल इंडिकेशन मिल जाए चाहे इंटरनल मिल जाए, ये ड्राइवर है आपका AS28 का। पहले इंडिकेशन आएगा फिर 28 लगेगा। और फिर मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल इंडिकेशंस के क्या एग्जांपल हैं और इंटरनल के क्या एग्जांपल हैं। मैं पहले आपको एक्सटर्नल और इंटरनल के एग्जांपल समझाता हूं, सॉरी रिवाइज कराता हूं।
समझाए तो क्लास में हुए। एक्सटर्नल इंडिकेशन, इंटरनल इंडिकेशन, ये देखो आप, एग्जिस्टेंस ऑफ एनी इंडिकेशन इज मैंडेटरी बिफोर कंडक्टिंग इंपेयरमेंट टेस्ट ऑन दी एसेट्स। इन दोनों में से कोई ना कोई इंडिकेशन होना चाहिए। बच्चे ने फिर पूछा सर एक्सटर्नल इंटरनल क्या है? तो मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल का मतलब है जो इंडिकेशन बाहर से मिलेगा, एंटिटी के बाहर से, और इंटरनल का मतलब क्या है, जो एंटिटी के अंदर से मिलेगा। एक्सटर्नल और इंटरनल हम कहते हैं ना, दुनिया और फिर फैमिली। फैमिली में क्या है, घर की बात। इंटरनल इंडिकेशन एंटिटी की अपनी बात, घर की बात। एक्सटर्नल जो बाहर से पता लगता है, जो लोग बताते हैं आपको। मैं सबसे पहले एक्सटर्नल की बात करता हूं आपके साथ। इसके मैंने बड़े प्यारे प्यारे आपको 4 एग्जाम्पल बताए थे, 1 2 3 4। पहला एग्जाम्पल, अगर किसी एसेट की मार्केट वैल्यू आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा गिर जाए। मैंने एग्जाम्पल भी बताया था आपको। मिस्टर ए ने एक होंडा सिटी गाड़ी खरीदी, होंडा सिटी लेके आया, नया मॉडल है, बड़ा खुश, बड़े प्यार से चलाते हैं सर। और इसको पता लगा कि 6 महीने बाद कंपनी ने न्यू मॉडल लॉन्च कर दिया, टेक्नोलॉजी चेंज। आपने कोई नया मोबाइल फोन परचेज किया, 6 महीने बाद उसका नया वेरिएंट आ गया, आपकी एसेट पुरानी हो गई। जब मार्केट में नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो आपकी जो पुरानी टेक्नोलॉजी की एसेट है उसकी वैल्यू गिरेगी। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से आपके एसेट्स की वैल्यू में गिरावट तेजी से आती है। आपने एक एसेट बाय की, उसकी लाइफ है 10 साल, आपको लगा 10 साल तो चलेगी। 2 साल बाद मार्केट में टेक्नोलॉजी चेंज होगी, कौन 10 साल सर? तो चेंज इन टेक्नोलॉजी मैंने आपको रीजन बताया था कि जिस टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हैं अगर वो बदल जाती है तो जो एसेट्स आपके पास है उनकी कीमत वो नहीं मिलेगी जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेना पसंद करते हैं। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से, तो ये क्या है, ये एक हिंट है। आपकी फैक्ट्री में एक प्लांट लगा हुआ है, वो प्लांट आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का हो गया तो उसकी वैल्यू में गिरावट तेजी से आएगी। ये एक एक्सटर्नल इंडिकेशन है, टेक्नोलॉजी का बाहर से पता लगता है। दूसरा, आपको पता है ना कि वैल्यू इन यूज का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू इन यूज का फॉर्मूला है कैश इनफ्लो इनटू पीवी फैक्टर। ये पीवी फैक्टर किस पे निकलते हैं? मार्केट रेट पे। मार्केट रेट है 10%, लेकिन अब हो गया 12%, मार्केट रेट बढ़ गया। तो आपको मैंने क्लास में बताया था कि जब आप 12% पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे तो वो कमजोर निकलेंगे। अगर आप 10% के हिसाब से पीवी फैक्टर निकालते हैं तो पहले साल का पीवी फैक्टर आता है ये, लेकिन अगर आप 12% पे निकालते हैं तो 12% पे जो पीवी फैक्टर आएगा वो इससे कम आएगा, ये आएगा 0.892। जैसे जैसे रेट बढ़ता जाता है पीवी फैक्टर कमजोर होते जाते हैं। तो अगर मार्केट रेट बढ़ गया तो पीवी फैक्टर कमजोर हो गए, पीवी फैक्टर कमजोर हो गए तो जब आप इसको कैश इनफ्लो पे लगाओगे आपका वैल्यू इन यूज कम आएगा। तो वैल्यू इन यूज कम आएगा तो रिकवरेबल कम हो सकता है, रिकवरेबल कम है तो पक्का आपकी कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर सकती है। मैंने आपको दूसरा इंडिकेशन बताया था। चेंज इन टेक्नोलॉजी आपकी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड मार्केट प्राइस में गिरावट लाता है। मार्केट रेट में इंक्रीज होना, पीवी फैक्टर का कमजोर होना और वैल्यू इन यूज का कम होना, रिकवरेबल का कम होना एक इंडिकेशन है। वो तो टेस्ट में पता लगेगा कि लॉस है कि नहीं है, पर इंडिकेशन तो है। तीसरा, सरकार ने किसी एसेट पे रोक लगा दी। आप कोई फैक्ट्री बना रहे थे, एमसीडी वाले आए, ताला मार के ऊपर सील लगा गए, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन है कि आप फैक्ट्री नहीं बना सकते। जब सरकार ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो मुझे बताओ, ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एसेट्स को कोई परचेज करना चाहेगा? अगर सरकार ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी एसेट्स के यूज पे तो वो पैसे मिलेंगे नहीं आपको। रिस्ट्रिक्टेड एसेट्स को कौन लेगा? दिल्ली में डीजल वाले इंजन 10 साल से ऊपर नहीं चलते सर। अगर किसी के पास कोई डीजल वाली गाड़ी है, 10 साल उसके निकल गए, वो उसको बेचना चाहता है, कौन खरीदेगा आप बताओ? हरियाणा में 15-20 साल गाड़ी चलती है तो स्टेट के बाहर बेचने के लिए भी आपको परमिशन चाहिए। तो गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन लगी अगर किसी एसेट के ऊपर, ये इंडिकेशन है सर कि दिक्कत हो गई, वैल्यू में गिरावट है। चौथा, मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर किसी कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर से ऊपर चला जाए, नहीं, मार्केट वैल्यू पर शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर से नीचे आ जाए, नहीं समझे अभी बात? एक कंपनी है एक्स लिमिटेड,
मार्केट प्राइस है 180 और इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 200। आपको अच्छी तरह से पता है इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, एमलगामेशन आपने पढ़ा हुआ है, नेट एसेट्स को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर से। तो अगर किसी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू 200 का है और उसका मार्केट प्राइस 180 का है, इसका मतलब बैलेंस शीट में जो एसेट्स हैं वो मार्केट वैल्यू से ज्यादा दिख रहे हैं आपको। बुक वैल्यू का जो कैपिटलाइजेशन है वो मार्केट वैल्यू के कैपिटलाइजेशन को एक्सीड कर रहा है। इसका मतलब आपकी बुक वैल्यू एक्सीड कर रही है मार्केट वैल्यू को। और जब बुक वैल्यू एक्सीड करेगी मार्केट वैल्यू को तो इंडिकेशन है कि आपकी बैलेंस शीट में जो एसेट्स आपको दिख रहे हैं जिसके बेसिस पे आपने आईवी निकाला है वो हायर है, भाई इसको ठीक करो। मार्केट में तो आपका शेयर 180 का है, किताबों में आप 200 का दिखा रहे हो, ऐसे कैसे हो गया? इसका मतलब एसेट्स की वैल्यू आपने ज्यादा ले रखी है, ये न्यूमिनेटर आपका हाई है, इसको ठीक करो। आपको ये 4 इंडिकेशन मैंने एक्सटर्नल बताए थे। फिर हम आगे थे इंटरनल इंडिकेशंस में, अगर आपको याद हो तो इंटरनल में मैंने आपको 3 बताए थे। इंटरनल घर की बात है, अंदर से पता लगेगी आपको। पहला, जिस एसेट का आप इंपेयरमेंट टेस्ट करना चाहते हैं वो डैमेज हो गई है। आपके पास एक प्लांट है, आपके स्टाफ ने लापरवाही करी, प्लांट डैमेज कर दिया। अब प्लांट डैमेज हो गया सर, तो डैमेज एसेट्स की वैल्यू आपको पूरी थोड़ा ना मिलती है। अब मोबाइल फोन मेरे पास है तो 1.5 लाख का है, अभी मैं नीचे गिरा देता हूँ क्रैक हो जाता है, अभी ये 50,000 का भी नहीं बिकेगा। तो एसेट का डैमेज होना भी एक इंडिकेशन है, लेकिन ये इंटरनली पता लगता है कि आपकी एसेट डैमेज हो गई है, प्राइस गिर गया है इसका। दूसरा, आपने एक एसेट खरीदी, उसकी लाइफ है 10 साल, लेकिन जब आपने उसको पहले साल के एंड पे रिव्यू करा पता लगा 4 साल ही काम करेगी। क्यों? इसका जो यूज है बहुत रफली हुआ है, तो एसेट्स की जो यूजफुल लाइफ है वो कम हो गई। अब एसेट्स की यूजफुल लाइफ कम होगी तो उसके कैश इनफ्लो कम हो गए। कहां तो 10 साल कैश फ्लो मिलने थे, कहां 4 साल में काम खत्म हो जाएगा। कैश फ्लो गिरेंगे, आपका वैल्यू इन यूज गिर गया, रिकवरेबल गिर गया, कहानी खत्म हो गई। तो एसेट का डैमेज होना, उसका रफली यूज होना, उसकी लाइफ कम होना। तीसरा, आपने जो कैश फ्लो सोचे थे वो कैश फ्लो कम हो गए। आपको सोचा था लाख रुपए साल का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन बाद में पता लगा नहीं यार, से तो 60-70 हजार ही मिल रहे हैं। तो कैश फ्लो का एस्टिमेट गिरेगा, तब भी आपका रिकवरेबल गिरेगा, तो भी एक इंडिकेशन है। अगर आपका रिकवरेबल अमाउंट किसी भी रीजन से गिरता हुआ नजर आए तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपकी बैलेंस शीट वैल्यू रिकवरेबल से ज्यादा है। आपको इंपेयरमेंट टेस्ट करके देखना चाहिए कि कहीं कुछ राइट ऑफ तो नहीं हो सकता। तो ये टेस्ट को कंडक्ट करने के 7 इंडिकेशन है, 4 एक्सटर्नल 3 इंटरनल, ये बताए थे मैंने आपको। ये देखो आप, पहला टेक्नोलॉजी, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ जाता है तो, तीसरा अगर मार्केट का रेट लेस हो जाता है बुक वैल्यू से, अगर मार्केट वैल्यू पर शेयर कम हो जाती है इंट्रिंसिक वैल्यू से, और चौथा अगर सरकार को रिस्ट्रिक्शन लगा देती है तो। फिर इंटरनल इंडिकेशन थे, फिजिकल डैमेज हो गया, एसेट को सही ढंग से यूज नहीं किया आपने, या कैश फ्लो का एस्टिमेट कम हो गया आपका। फिर बच्चे पूछते हैं सर 7 इंडिकेशन है, 4 ये 3 ये, क्या ये 7 के साथ ना? नहीं भैया, कोई भी एक, इन 7 में से अगर कोई भी एक प्रिवेल करेगा, एटलीस्ट 1, तो आपको इंपेयरमेंट का टेस्ट कंडक्ट कर देना चाहिए। ये हमारा एडिशनल इश्यूज का पहला पॉइंट था। फिर मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 आउट ऑफ स्कोप बताया था, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, 2, 7, 13, 22, 2, 13, 7, 22, अभी आउट ऑफ स्कोप लिखाया था आपको मैंने। ये एसेट्स आपके इंपेयरमेंट से बाहर हैं। फिर मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 3 शुरू किया था, एक्सप्लेनेशन ऑन वैल्यू इन यूज। तो बच्चे पूछते हैं मेरे से कि सर वैल्यू इन यूज तो आपने बता ही दिया, जितने भी फ्यूचर कैश इनफ्लोज हैं उनको डिस्काउंट कर लो, वैल्यू इन यूज आ जाता है। नहीं, वो तो फॉर्मूला है। वैल्यू इन यूज में बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आपको अलग से बताई थी। पॉइंट नंबर 1, 5 ईयर्स का कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिकल लाइफ में आप एंटिटी को बोलो, अगर आप उसके ऑडिट पे बैठे हैं तो, कि 5 साल से ज्यादा का फ्यूचर कैश इनफ्लो आप एस्टिमेट मत करो। एसेट की लाइफ है 15 साल, तो 5 साल के कैश फ्लो और 5वें साल के एंड में साल्वेज वैल्यू। 5 साल का प्रोजेक्शन एक्यूरेट माना जाता है, 15 के 15 साल का कैश फ्लो एस्टिमेट करके दे दोगे गलत हो जाएगा। तो 5 साल से ज्यादा कैश फ्लो एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और बाकी की लाइफ के लिए 5वें साल के एंड में साल्वेज वैल्यू एस्टिमेट करनी चाहिए आपको, कि 5वें साल के एंड में अगर ये एसेट बेच देंगे तो क्या मिलेगा, तो ये ज्यादा एक्यूरेट है। लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल जितने कैश फ्लो दे रखे हो डिस्काउंट करके वैल्यू न्यूज निकाल देना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अपनी नॉलेज मत घुसाना।
प्रैक्टिकल लाइफ में 5 साल का कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में वो करो जो क्वेश्चन कहता है आपको, क्योंकि क्वेश्चन ही भगवान है हमारे लिए। और आपने उंगली नहीं करनी एग्जामिनर को कि भाई तेरे को क्वेश्चन बनाना नहीं आता, तेरे को एएस पढ़ना नहीं आता। अरे छोड़, जो कह दिया ठीक है। फिर मैंने आपको एक दूसरी बात बताई थी फॉरेक्स की, कि अगर आपके एसेट्स फॉरेन कंट्री में सिचुएटेड है तो आपके पास एक फॉरेन ब्रांच हो सकती है और वो ब्रांच फॉरेन में बिल्डिंग यूज कर सकती है। तो फिर फॉरेन कंट्री में आपके एसेट्स हो गए, तो वो जो कैश फ्लोज आप फॉरेन कंट्री वाले एसेट्स का एस्टिमेट करेंगे वो फॉरेन करेंसी में होगा। तो मैंने आपको बताया था इस तरह के एसेट्स का इंपेयरमेंट कैसे होगा। तो पहले आप कैश फ्लो एस्टिमेट करो फॉरेन करेंसी में, फिर आप उन पे लगाओ एक्सचेंज रेट, कौन सा, आज का, जिस दिन इंपेयरमेंट टेस्ट हो रहा है। अगर इंपेयरमेंट टेस्ट हो रहा है 28 फरवरी को, तो 28 फरवरी का रेट। आप इंपेयरमेंट टेस्ट कर रहे हैं 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त का रेट, क्योंकि जिस दिन इंडिकेशन होगा उसी दिन आप टेस्ट करेंगे, तो उसी दिन के रेट पे। तो आपने सबसे पहले फॉरेन करेंसी में कैश फ्लो को एस्टिमेट करना है, उसे इंपेयरमेंट टेस्ट वाले दिन के रेट से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाना है। तो आपका जो है एसेट्स इंडियन करेंसी, इंपेयरमेंट आपका इंडियन करेंसी में टेस्ट हो जाएगा। तो अगर फॉरेन करेंसी वाले एसेट्स हैं तो फॉरेन करेंसी को आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा आज के रेट पे, फिर पीवी फैक्टर काम करेंगे। चलें आगे। फिर तीसरी एक बात बताई थी आपको कि अगर आप कैश फ्लो एस्टिमेट करते हैं तो कैश फ्लो आपके पास एक्यूरेट नहीं आ रहे, तो कोई बात नहीं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर लगा दो। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैश फ्लोज हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करो कि किस कैश फ्लो की कितनी प्रोबेबिलिटी है। 10,000 की प्रोबेबिलिटी है 80%, 15,000 की प्रोबेबिलिटी है 5%, 20,000 की प्रोबेबिलिटी है 15%। जितने जितने कैश फ्लोज हैं सबके ऊपर प्रोबेबिलिटी फैक्टर लगा के आप उसकी वर्किंग बना लो। अगर तो कैश फ्लो आपके पास एक्यूरेट है फिर तो हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्यों लगाएंगे। अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैश फ्लो के एस्टिमेट है तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलेंगे। जिस कैश फ्लो की जितनी प्रोबेबिलिटी है उस पर प्रोबेबिलिटी फैक्टर लगा के जो रिजल्ट आएगा हम उस पर पीवी फैक्टर लगा देंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि आपके पास प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी अवेलेबल नहीं है। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैश फ्लोज तो है लेकिन प्रोबेबिलिटी नहीं है कि कितनी, कौन सी अमाउंट कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ है। कोई बात नहीं, एक हाई रेंज लो एक लो रेंज लो, उसकी एवरेज कर लो कि हाईएस्ट कैश फ्लो क्या एस्टिमेट कर रहे हैं, लो कैश फ्लो क्या एस्टिमेट कर रहे हैं, हाई रेंज लो रेंज का आप एवरेज कर दो। कितनी सारी बातें बताई थी आपको मैंने। पहला, 5 साल से ज्यादा एस्टिमेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में अगर दे रखा है तो आप यूज कर लेना। नंबर 2, फॉरेक्स में तो फॉरेन करेंसी को आज के रेट पे आप पहले ट्रांसलेट करोगे। अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैश फ्लोज हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर से ट्रांसलेट कर लो। और अगर प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी नहीं है आपके पास तो हाई रेंज लो रेंज को आप एवरेज कर लो। और फिर मैं आपको बताया था वैल्यू इन यूज का फॉर्मूला होता है कैश फ्लो इनटू पीवी फैक्टर। ये सारे पॉइंट तो कैश फ्लो के थे। पीवी फैक्टर का भी एक पॉइंट बताया था कि ये मार्केट रेट होना चाहिए और प्री टैक्स होना चाहिए, प्री टैक्स, क्योंकि जो इंपेयरमेंट लॉस निकलेगा वो इनकम टैक्स कैलकुलेट करने से पहले निकलेगा, क्योंकि ये एक आपका एक्सपेंस होता है, टैक्स इसके बाद निकलता है। तो जो रेट आप यूज करेंगे वो प्री टैक्स रेट होगा। और अगर क्वेश्चन में मार्केट रेट ना हो तो एंटिटी का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट आप यूज कर सकते हैं। आपकी कॉपी पे लिखा हुआ है, खोल के देखो, ये सारे पॉइंट्स लिखवाए थे मैंने आपको, ये चेक करो। ये सारी चीजें वैल्यू इन यूज की बताई थी मैंने आपको। पॉइंट नंबर ए कि जी 5 साल से ऊपर का प्रोजेक्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन क्वेश्चंस में वो करो जो क्वेश्चन कहता है, क्योंकि क्वेश्चन भगवान होता है आपका। ठीक है जी, अगला पॉइंट चेक करो आपकी कॉपी पे। ये फॉरेन करेंसी वाली बात बोली हुई है, देखो। पहले फॉरेन करेंसी में कैश फ्लो लेके आओ, उसे आज के रेट पे कन्वर्ट करो, फिर पीवी फैक्टर लगाओ। अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट रेंज है तो लो रेंज हाई रेंज की एवरेज कर लो। और अगर प्रोबेबिलिटी फैक्टर आपके पास है डिफरेंट कैश फ्लो पे तो उस पर प्रोबेबिलिटी फैक्टर लगा के ले लो। एग्जाम्पल भी कराए थे, मैं चेक कराता हूँ। ये देखो एग्जाम्पल, 100 लाख का कैश फ्लो है जी, इसकी ये प्रोबेबिलिटी है, इसकी ये प्रोबेबिलिटी है, इसकी ये, तो ये आपका कैश फ्लो बन गया। इसको हम डिस्काउंट कर लेंगे, वैल्यू इन यूज आ जाएगी। सब करवाया हुआ बेटे कॉपी में, क्या नहीं कराया आपको। फिर आपको मार्केट रेट की बात बताई थी कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर अवेलेबल ना हो तो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ले, लेकिन प्री टैक्स ले लें। रेट आपका मार्केट हो, रेट आपका इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट हो, प्री टैक्स लेने आपने, पोस्ट टैक्स रेट नहीं लेने आपने। ये 5 पॉइंट आपको लिखवाए थे वैल्यू इन यूज पे। फिर आपको एनएसपी एक्सप्लेन करके दिया था, ये देखो आगे। फिर आपको मैंने एनएसपी एक्सप्लेन करके दिया था। एनएसपी का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस। तो ये सेलिंग प्राइस कहां से आया,
ये सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला, मार्केट में घूमो और पता करो कि जो एसेट हमारे पास है जिसका इंपेयरमेंट टेस्ट कर रहे हैं, क्या सिमिलर एसेट मार्केट में कभी बिकी है क्या रिसेंटली? किसी भी प्रॉपर्टी का रेट आप कैसे पता करते हैं? तो आप उस एरिया को घूमते हैं कि यार इस प्रॉपर्टी में कोई सौदा तो नहीं हुआ आसपास, तो वहां से आइडिया लग जाता है कि अच्छा मार्केट में ये रेट चल रहा है। तो यहां तो कोई रीसेंट ट्रांजेक्शन की रेफरेंस लो, और अगर रीसेंट ट्रांजेक्शन नहीं हुई तो फिर एक्टिव मार्केट ढूंढो कि सेकंड हैंड एसेट्स की कोई एक्टिव मार्केट है क्या। आपको गाड़ी लेनी है सेकंड हैंड, तो कार बाजार लगते हैं, फिर आपको वहां से पता करना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस का रेफरेंस बताया था मैंने आपको कि या तो कोई रीसेंट ट्रांजेक्शन से मिलेगा या एक्टिव मार्केट कोई सेकंड हैंड एसेट्स की वहां से पता लगेगा। और अगर दोनों ही नहीं है तो इसका मतलब आपका एनएसपी नहीं निकल सकता, और अगर एनएसपी नहीं निकल सकता कोई बात नहीं, आपका जो वैल्यू इन यूज है यही आपका रिकवरेबल अमाउंट बन जाएगा। अगर आप एनएसपी नहीं निकाल पा रहे, आपको कहीं से कोई रेफरेंस नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, आपका वैल्यू इन यूज ही आपका रिकवरेबल अमाउंट है, और मैं इसी के बेसिस पे आपका इंपेयरमेंट टेस्ट कंडक्ट कर दूंगा। ये देखो, ये मैंने आपको एनएसपी के बारे में बताया था। यहाँ तो रेफरेंस ले लो पुरानी ट्रांजेक्शन से या एक्टिव मार्केट से पता कर लो। अगर आपको नहीं पता लग पा रहा तो आपका वैल्यू इन यूज ही आपका रिकवरेबल अमाउंट है। पूरी बात आपको लिखवाई हुई है। फिर मैं आपको पांचवें कॉन्सेप्ट पे ले आया था। ये पांचवा कॉन्सेप्ट कैसे हो गया आपका? पांचवा कॉन्सेप्ट, पहला था हमारा इंडिकेशन, दूसरा था आउट ऑफ स्कोप, तीसरा था वैल्यू इन यूज, चौथा था एनएसपी, पांचवा हम खड़े हैं इंपेयरमेंट ऑफ रीवैल्यूड एसेट के नाम से। आपको शायद याद हो, हमने स्टार्टिंग में चैप्टर के 3 टुकड़े करे थे, इंडिविजुअल एसेट, सीजीयू और गुडविल। हम खड़े हैं इंडिविजुअल एसेट में। पहले मैंने आपको इंपेयरमेंट का मीनिंग बताया, उसकी एंट्री वेंट्री बताई, आपको मैंने रिकवरेबल का फॉर्मूला बताया, कैरिंग का फॉर्मूला बताया, वो सारा प्रोसेस समझाया। फिर हमने शुरू करे एडिशनल इश्यूज। एडिशनल इश्यूज में 4 बातें बताई, ये 5वीं पे खड़ा हूं। ठीक है जी, सारा रिवीजन चल रहा है अपना। इसका क्या मतलब था? आपके पास एक एसेट है, इसकी कैरिंग अमाउंट है 10 लाख रुपए की, और एक रीवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है आपके पास 2.5 लाख रुपए का। अब आप कहेंगे सर ये रीवैल्यूएशन रिजर्व कहां से आया? हमने पास्ट में 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले कभी इसका पास्ट में अपवर्ड रीवैल्यूएशन किया था। हमने कोई एसेट रीवैल्यू करके रखी हुई है। रीवैल्यूएशन 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल पास्ट में कभी भी हो सकता है, और हमारे पास इसकी ये कैरिंग अमाउंट है, ये रीवैल्यूएशन रिजर्व है। मैंने उसको आज चेक किया तो आज इस एसेट का जो रिकवरेबल अमाउंट है वो 7 लाख रुपए है। अगर कैरिंग अमाउंट 10 लाख है, रिकवरेबल अमाउंट 7 लाख है, तो आप कहोगे जी 3 लाख रुपए का इंपेयरमेंट लॉस आ गया। तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर किसी रीवैल्यूड एसेट का इंपेयरमेंट लॉस राइट ऑफ करना है आपने, तो पहले आपको ये रीवैल्यूएशन रिजर्व से सेट ऑफ करना पड़ेगा। अगर 3 लाख रुपए का लॉस है तो 2.5 लाख रुपए तो पहले यहां से उड़ाओ, और फिर 50,000 रुपए जो एक्स्ट्रा लॉस है वो पीएनएल में जा सकता है। ये 3 लाख रुपए गलती से भी पीएनएल में मत भेजना। आमतौर पे क्या करते हैं, इंपेयरमेंट लॉस को उठाते हैं चल पीएनएल, पर ये इंपेयरमेंट लॉस पीएनएल में नहीं जाएगा, पहले ये रीवैल्यूएशन रिजर्व से सेटअप होगा, और जो रह जाएगा वो पीएनएल में जाएगा। आपको मैंने इसकी एंट्रियां भी पास कराई थी। इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट 3 लाख रुपए, और सेकेंड एंट्री आर डेबिट 2.5 लाख, पहले पुराना रीवैल्यूएशन हटाओ, पीएनएल डेबिट 50,000, और फिर आएगा टू इंपेयरमेंट लॉस आपका 3 लाख। तो पीएनएल में उतना ही अमाउंट जाएगा जो रीवैल्यूएशन रिजर्व को यूज करने के बाद रह जाएगा। और एक और केस कराया था आपको कि अगर मान लो ये रिकवरेबल अमाउंट आपकी 8 लाख है, तो फिर 8 लाख को इससे कंपेयर करेंगे, 2 लाख का लॉस है तो 2 का 2 यहां से माइनस हो जाएगा, 50,000 का रीवैल्यूएशन रिजर्व बचेगा अभी भी, क्योंकि 2.5 लाख का था, 2 लाख का उड़ा दिया, 50 का बच गया। पीएनएल में कुछ भी नहीं जाएगा। पीएनएल में कब जाएगा? जब आरआर खत्म हो जाएगा और लॉस बच जाएगा, तब पीएनएल में यूज करेंगे हम। ये रीवैल्यूड एसेट के इंपेयरमेंट का कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल्स आपको क्लास में कराया था। शायद आपको याद हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में मैंने आपको 2 केस कराए थे, फर्स्ट डाउनवर्ड देन अपवर्ड, फर्स्ट अपवर्ड देन डाउनवर्ड। ये 2 बातें मैंने AS 10 में डिटेल में विद एग्जांपल्स कराई थी, लेकिन AS 28 में एक ही केस कराया था आपको, इंपेयरमेंट ऑफ रीवैल्यूड एसेट का। क्यों? AS 10 में डिस्कस कर चुके सारी बातें। तो यहां पे इंपेयरमेंट की बात हो रही है, तो इंपेयरमेंट में 2 ही केस बनते हैं, या तो आप पहली बार इंपेयरमेंट करेंगे सीधा पीएनएल में, या फिर किसी रीवैल्यूड एसेट का इंपेयरमेंट करेंगे तो पहले आरआर फिर पीएनएल। ये पूरी कहानी आपको सुनाई थी बेटे, शायद आपको याद हो।
आपकी कॉपी खोलो, आपकी कॉपी में सब लिखा हुआ। मैं तो कॉपी से रिवीजन करा रहा हूँ बेटे, मैं कौन सा अपने आप बोले जा रहा हूँ, सब आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। ये देखो, ये सब आपकी कॉपी में लिखा हुआ मेरे बच्चे। ये देखो, इंपेयरमेंट लॉस टू एसेट, पहले आर डेबिट होगा, फिर P&L जो एक्सेस लॉस होगा। इफ एनी revalued asset has been impaired during the year, then impairment loss will be adjusted against available balance of RR. First, we can write off impairment loss in P&L only if it is in excess of available amount in RR. Simple notes में लिखवाया। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 15 कराया, देखो क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट मार्क करा के कराया आपको, रीवैल्यूड एसेट पे था। फिर 10 कराया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है, रीवैल्यूड एसेट पे था। अच्छा जी, फिर 2 वीडियो खत्म हो गए, फिर हम आ गए थे थर्ड वीडियो में। ये हमारा थर्ड वीडियो, थर्ड लेक्चर स्टार्ट हो गया और हम खड़े हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6 में। और शायद आपको याद हो, यूनिट नंबर 1 चल रहा है, इंडिविजुअल एसेट का चल रहा है, उसमें वेरियस इश्यूज की बात चल रही है। पहला था इंडिकेशन, दूसरा आउट ऑफ स्कोप, तीसरा वैल्यू इन यूज, चौथा एनएसपी, पांचवा रीवैल्यूड एसेट का इंपेयरमेंट, और 6th है रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। जो इंपेयरमेंट लॉस आप राइट ऑफ करते हैं वो रिवर्स भी हो सकता है। आज रिकवरेबल अमाउंट आपका कम है, आपने लॉस को राइट ऑफ कर दिया, तो सब्सिक्वेंटली ऐसा हो सकता है कि रिकवरेबल अमाउंट बढ़ जाए आपका। सरकार ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी एसेट पे, वो रिस्ट्रिक्शन हटा दी, तो एसेट आपकी रिस्ट्रिक्शन फ्री हो गई, वैल्यू दोबारा बढ़ गई। तो वैल्यू गिरेगी तो लॉस आएगा, बढ़ेगी तो हमें रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट सीखना पड़ेगा, क्योंकि जिस लॉस को आपने इंडिकेशन पे बेस करके राइट ऑफ किया था, अब वो इंडिकेशन खत्म हो गया, तो आपको रिवर्सल अलाउड है, तो वो रिवर्सल करना आपको सीखना पड़ेगा। तो मैंने क्लास में जो एग्जाम्पल लिया था, मैं इसी एग्जाम्पल को दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। मैं एग्जाम्पल ही रिवाइज करा देता हूं बेटे, क्योंकि थ्योरी रिवाइज कराऊंगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये एग्जाम्पल बेस पढ़ोगे तो रिवीजन हो जाएगा आपका। ये देखो क्या था, पहले ओरिजिनल कॉस्ट बताओ कितनी थी, 1 लाख। साल्वेज वैल्यू क्या है, निल, और इसकी लाइफ क्या है, 10 साल। सिंपल क्वेश्चन है, 1 लाख की एसेट है, 10 साल लाइफ है, 10,000 रुपए साल का डेप्रिसिएशन है। हमें रिकवरेबल अमाउंट बता रहा है। पहली इंफॉर्मेशन है, आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ एक्विजिशन 60,000 रुपए। एसेट को खरीदे हुए 2 साल हो गए और रिकवरेबल है 60,000 रुपए। मैं चलता हूं, पहले मैंने 1 लाख रुपए लिखे, माइनस किया डेप्रिसिएशन 20,000 रुपए का। कैसे, 1 लाख रुपए 10 से डिवाइड किया, 2 साल का डेप्रिसिएशन, क्योंकि 2 साल हो गए खरीदे हुए, तो अब आपके पास कैरिंग अमाउंट पड़ी है 80,000 रुपए की। एक बात याद रखना, 10 साल की लाइफ है, 2 साल निकल गए, 8 साल बचे हुए, ठीक है। मेरे को रिकवरेबल अमाउंट बताया गया है 60,000 रुपए का, तो इंपेयरमेंट लॉस आ गया 20,000 रुपए का। तो कोई बात नहीं जी, मैं इसको P&L में डाल दूंगा। अगर मुझसे पूछा जाए कि जनरल सर रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट क्या है आफ्टर इंपेयरमेंट, तो मैं बोलूंगा 60,000। क्यों, 80,000 की एसेट हुआ करती थी, उसमें से 20,000 का लॉस आपका राइट ऑफ हो गया, 60,000 की आपकी कैरिंग अमाउंट है। अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है, आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ इंपेयरमेंट, इंपेयरमेंट के भी 2 साल निकल गए हैं, 3rd ईयर 4th ईयर, लेकिन अब रिकवरेबल 80,000 का हो गया। देख लेते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, और सारे बच्चों को पता है 60,000 को मैं डिवाइड करूंगा 8 से, गुना करूंगा 2 से। क्यों, क्योंकि लाइफ 8 साल बची हुई है। 10 साल की लाइफ थी, 2 निकल गए, 8 बच गए, तो मेरे पास जो रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट है, मैं रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करूंगा। 2 साल का डेप्रिसिएशन चाहिए मुझे, तो ये बनता है 15,000 रुपए का, 1/4 15,000। तो ये आ जाएगी मेरे पास कैरिंग अमाउंट आफ्टर 4 ईयर्स। 2 साल ओरिजिनल, 2 साल इंपेयरमेंट के, 4 साल के बाद मेरे पास 45,000 पड़े हैं। लेकिन अब मुझे रिकवरेबल अमाउंट बताया जा रहा है 80,000 रुपए का, तो एप्रिसिएशन आ गया सर, एप्रिसिएशन आ गया 35,000 रुपए का। तो ये 35 का 35 तो मैं नहीं बढ़ा सकता, ये 35 का 35 तो नहीं बढ़ सकता। क्यों, AS 28 अपवर्ड रिवैल्यूएशन की बात ही नहीं करता, डाउनवर्ड की बात करता है।
तो AS28 ये भी कहता है कि जितना लॉस आपने राइट ऑफ किया था आप उतना रिवर्स कर सकते हैं। मैं पास्ट में गया, मैंने देखा पास्ट में कितना लॉस था, पास्ट में 20,000 रुपए का लॉस था। तो आमतौर पे लोग पढ़ा देते हैं, टीचर पढ़ा देते हैं, गहराई में उतरते नहीं है, स्टडी मैट पढ़ते नहीं है। वो कह रहे थे 20,000 का लॉस राइट ऑफ हुआ था, तो आप ऐसा करो 20,000 रिवर्स कर लो और 15,000 रुपए को इग्नोर कर दो, क्योंकि 15,000 अपवर्ड हो जाएगा फिर। तो 20 का लॉस आपने पास्ट में राइट ऑफ किया था, इतना रिवर्स कर लो, 15 को इग्नोर कर दो। ये बात गलत है। आपको रिवर्सल की अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये जो 35,000 रुपए का आपको एप्रिसिएशन नजर आ रहा है, ये 35,000 रुपए में से कितना अमाउंट रिवर्स हो सकता है वो आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको रिवर्सल को कंप्यूट करना सिखाया था बड़ा टाइम लगा के। अलाउड लिमिट आपको निकालनी सिखाई थी। अलाउड लिमिट कैसे निकली थी? तो मैंने आपको बोला था ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट निकालो। ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट याद करो, क्या बोला था मैंने आपको? आपने एसेट खरीदी थी 1 लाख की, इसकी लाइफ है 10 साल। आप ये अज्यूम करो कि अगर जिंदगी में कभी भी इंपेयरमेंट नहीं किया करते, अगर लाइफ में पास्ट में कोई इंपेयरमेंट नहीं हुआ होता, तो आज इसकी नॉर्मल कैरिंग अमाउंट क्या होती? मैंने आपको क्या बोला था? ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन देयर इफ नो इंपेयरमेंट वाज डन इन द पास्ट। अगर आपने पास्ट में कोई इंपेयरमेंट नहीं किया होता तो आप क्या करते? 1 लाख की एसेट लिखते, इसमें से 10,000 पहले साल का, 10,000 दूसरे साल का, 10,000 तीसरे साल का, 10,000 चौथे साल का, 4 साल के नॉर्मल डेप्रिसिएशन माइनस करते, डिवाइडेड बाय 10 करके, तो आज इसकी नॉर्मल कैरिंग अमाउंट होती 60,000। तो ये 60,000 रुपए क्या है? विदाउट इंपेयरमेंट है। तो जब बिना इंपेयरमेंट के आपकी कैरिंग अमाउंट 60,000 है, तो बस आप इतना रिवर्सल कर सकते हो। नहीं समझे बात? मैं लिखता ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट विदाउट इंपेयरमेंट, तो ये 60,000 होती। 1 लाख रुपए की एसेट होती, 10 से डिवाइड करता, 6 से मल्टीप्लाई करता, तो नॉर्मल कैरिंग अमाउंट भी 60,000 ही होती, इससे ऊपर तो होती ही नहीं आपके पास। अगर पास्ट में कोई आपने इंपेयरमेंट नहीं भी किया होता तो 60,000 से ऊपर तो होता ही नहीं आपके पास। ये मैक्सिमम फिगर है, आपकी बुक्स में इतना ही होता। आज कितना है? आज है 45। आज की कैरिंग अमाउंट 45 है। एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट कंपेयर करा दो इसके साथ, ये 45 है। तो आप 45 को मैक्सिमम 60 तक लेके जा सकते हो। तो ये आपकी अलाउड लिमिट है 15,000 रुपए। तो आपका एप्रिसिएशन 35 नजर आ रहा है ना, 35 को इग्नोर करो, 15,000 आपको मैक्सिमम अलाउड है। तो आप इसमें एक एंट्री डाल सकते हो। फर्स्ट, जब इंपेयरमेंट लॉस आया था तो एसेट्स को कम किया था, अब हम एंट्री पास करेंगे पीपीई डेबिट 15,000 रुपए टू रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस 15,000 रुपए, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस डेबिट टू पीएनएल। जब लॉस आया था तो पीएनएल में डेबिट किया था, आज रिवर्सल कर रहे हैं तो क्रेडिट कर रहे हैं। जिन इंडिकेशंस को बेस मान के आपने अपनी एसेट को राइट डाउन किया था, अगर वो इंडिकेशन हट जाते हैं तो आप अपनी एसेट्स को राइट अप भी कर सकते हो, लेकिन राइट अप करने के लिए आपको अलाउड लिमिट निकालनी पड़ेगी। आप अपना ओरिजिनल एप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना। आपकी 45 की एसेट को आप 80 का नहीं बना सकते। तो आपको करना क्या है? ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन देयर विदाउट इंपेयरमेंट देख लो। तो मैंने सिंपली चेक किया, 1 लाख की एसेट थी, 40,000 का डेप्रिसिएशन, 60,000, 45 को 60 बना लो, तो आपका विदाउट इंपेयरमेंट का इफेक्ट हट जाएगा, तो 15,000 रिवर्स हो सकते हैं। फिर बच्चा पूछता है सर 35,000 का एप्रिसिएशन है, 15,000 आपने रिवर्स करा दिए, बाकी के 20,000 का क्या होगा? तो बाकी के 20,000 का AS10 से पूछो। अगर आपका AS10 कहता है रीवैल्यूएशन मॉडल लगा रहे हैं जी हम, तो 20,000 रुपए रीवैल्यूएशन रिजर्व में डाले जा सकते हैं। इसका जवाब AS28 नहीं देगा, इसका जवाब AS10 देगा। तो आप AS28 में बस इतना आंसर 15,000 रुपए तक निकाल के एंट्री पास करके आ जाओ, और बॉक्स में एक नोट लिखाओ अपवर्ड रिवैल्यूएशन पे कि अगर AS10 अलाउ करता है तो एप्रिसिएशन का जो एक्सेस हिस्सा है वो RR में डाला जा सकता है, लेकिन इसका जवाब AS10 देगा। ये पूरी कहानी आपको मैंने बताई थी। एग्जाम्पल याद आ गया बेटे कि नहीं आया अभी भी? ये देखो, पहले 1 लाख की एसेट थी, 20,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, कैरिंग अमाउंट आ गई, रिकवरेबल 20,000 का लॉस राइट ऑफ हो गया, और रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हमारी 60,000 हो गई। यहाँ तक तो हो गया सिंपल काम। अब आते हैं रिवर्सल में। रिवर्सल कैसे निकाला था हमने?
पहले हमने 60,000 लिखा, फिर 2 साल का डेप्रिसिएशन काटा, 45 हमारी एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट हो गई, 80 का रिकवरेबल है, 35 का एप्रिसिएशन हो गया। 35 का अलाउड नहीं है, हमें मैक्सिमम लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो मैं इसका कंपैरिजन करूंगा 60,000 के साथ। नॉर्मल कैरिंग अमाउंट इफ नो इम्पेयरमेंट वाज डन इन द पास्ट, 1 लाख की एसेट होती, 40 के डेप्रिसिएशन होते 4 ईयर्स के, तो 60,000 नजर आती। 45 को 60 कर लो, कौन पूछ रहा आपको। 15,000 रिवर्स कर सकते हैं, 15,000 का रिवर्सल अलाउड है बस। लॉस को P&L में डेबिट किया था, इसको क्रेडिट कर लो। फिर एक नोट भी लिखवाया होगा आपको, चेक कराता हूं। ये तो चलो एंट्री हो गई रिवर्सल की। फिर एक नोट लिखवाया था, बाकी के 20,000 का क्या होगा। नोट ऑन द रिमेनिंग एप्रिसिएशन 20,000, तो AS10 से पूछो। इफ द एंटिटी चूजेस द अप्लाई रीवैल्यूएशन मॉडल, excess appreciation 20,000 will be transferred to revaluation reserve. In case cost model is applied, it will be ignored. इसका जवाब AS10 देगा। आपको 28 में इसके ऊपर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक नोट लिखाना। AS10 में अगर रीवैल्यूएशन मॉडल लगा रहे हैं तो इसको हम RR में ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट्स इट। बॉक्स बना के एग्जामिनर खुश कि बच्चे को सब कुछ आता है। फिर इसके नोट्स लिखवाए सर आपको। नोट्स क्या पढ़ने, जब आपको एग्जाम्पल ही पूरा रिवाइज करा दिया। चलते चलते फिर हम यूनिट नंबर 2 में आ गए थे। ये हमारा सेकंड यूनिट स्टार्ट हो गया CGU का, मतलब इंडिविजुअल एसेट के इंपेयरमेंट की सारी बातें मैंने आपको बता दी। इंपेयरमेंट कैसे करते हैं, रिवर्सल कैसे करते हैं, रीवैल्यूड एसेट को इंपेयर कैसे करते हैं, आउट ऑफ स्कोप क्या है, इंडिकेशन क्या है, वैल्यू इन यूज क्या है, NSP क्या है, सब बता दिया आपको। फिर हम चलते चलते सेकेंड भाग में आ गए, दूसरे हिस्से में CGU। और सारे बच्चों को याद होना चाहिए CGU किसको बोलते हैं। CGU बोलते हैं ग्रुप ऑफ एसेट्स को, ग्रुप ऑफ एसेट्स को। मैं इसकी कुछ बातें आपको याद कराता हूं। पहला, कभी कभार ऐसा होता है कि किसी एसेट का इंडिविजुअल कैश फ्लो नहीं निकल सकता, उसका कैश फ्लो किसी दूसरी एसेट पे डिपेंडेंट होता है। मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था कोल माइन का, अगर आपको याद हो। मैं एग्जांपल चेंज नहीं कर रहा ताकि आप कनेक्ट कर लो। ये जो कोल माइन है ये किसी रिमोट एरिया में है और वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है, तो फिर आपने क्या करा, ट्रांसपोर्टेशन को फिजिबल करने के लिए आपने एक रोड बना दी 10 किलोमीटर की। क्योंकि रोड हो गई तो जो कोयला निकलेगा खान में से उसे ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। रोड नहीं बनाएंगे तो फिर माल का आना जाना कैसे होगा। तो आपने कोल माइन को अप्रोचेबल बनाने के लिए 10 किलोमीटर की रोड बना दी। तो ये जो रोड है ये अलग एसेट है, कोल माइन है ये अलग एसेट है। अब मुझे बताओ, कोल माइन में से कोयला निकल रहा है, उसका तो कैश फ्लो आप निकाल लोगे कि कितना कोयला निकलेगा, क्या रेवेन्यू आएगा। ये जो रोड है, इस रोड का तो कोई इंडिपेंडेंट कैश फ्लो ही नहीं है, ये तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाई है हमने। ये तो कोल माइन को हेल्प कर रही है कि कोयला निकलेगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो जब अगर आप रोड का कैश फ्लो निकालने की कोशिश करोगे तो ये नहीं निकल सकता। और मैंने ये बताया क्यों नहीं निकल, आप ऐसा करो कोल माइन बंद कर दो, बताओ इस रोड का क्या करोगे। कोल माइन है तो रोड है, कोल माइन नहीं है तो क्या उस रोड पे घूमने जाओगे। तो इस रोड का जो कैश फ्लो इस पे डिपेंडेंट है। तो फिर आपको कभी कभार हो सकता है कि इंटर रिलेटेड एसेट्स का ग्रुप बनाना पड़े। तो अगर किसी एसेट का इंडिविजुअल इंपेयरमेंट नहीं हो सकता तो उसे ग्रुप में डाल के पूरे ग्रुप का इंपेयरमेंट चेक कर लेंगे। पर मैंने कुछ बातें बताई थी आपको कि जब आप एसेट्स का ग्रुप बनाओगे तो वो स्मॉलेस्ट ग्रुप होना चाहिए। आपको पहले कोशिश करनी चाहिए कि इंडिविजुअल एसेट का इंपेयरमेंट निकले, पर अगर इंडिविजुअल इंपेयरमेंट पॉसिबल नहीं है तभी आप ग्रुप बनाना। तो ग्रुप बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटे से छोटा ग्रुप। कहीं आपको लगे कि बैलेंस शीट में ढेरों एसेट्स हैं, बड़े बड़े ग्रुप बना के और काम शॉर्टकट में निपटा दिया, नहीं। स्मॉलेस्ट ग्रुप होना चाहिए। जब बिल्कुल फंस जाओ, मजबूरी हो जाए, तब आपको ग्रुप बनाना है। उसको बोलते हैं CGU, कैश जनरेटिंग यूनिट। तो मैंने आपको इसका एक प्रोसेस बताया था। क्या प्रोसेस था, देखो। मान लो कोल माइन, इसकी जो कैरिंग अमाउंट है वो 20 लाख है फॉर एग्जांपल, और जो रोड्स हैं इसकी जो कैरिंग अमाउंट है वो 2 लाख है। तो पहले हम इसका टोटल मारेंगे, ये टोटल कैरिंग अमाउंट आ जाएगी मान लो 22 लाख रुपए की। फिर रिकवरेबल अमाउंट टोटल चेक कर लो इन दोनों का, इंडिविजुअल तो पॉसिबल ही नहीं है। रिकवरेबल अमाउंट टोटल में पता कर लो कि इन दोनों को बेचने जाएंगे तो क्या मिलेगा या यूज करेंगे तो क्या मिलेगा। कंबाइंड कैश फ्लोज, कंबाइंड सेलिंग प्राइस, तो पता लगा जी 17 लाख रुपए का रिकवरेबल है, कोई बात नहीं। इंपेयरमेंट लॉस आ गया 5 लाख का। अब ये 5 लाख का जो लॉस आया ये ग्रुप का है, तो कोई बात नहीं, इसको एलोकेट कर दें दोनों में।
किस रेशो में? कैरिंग अमाउंट की रेशो में। तो मैं बोलूंगा कोल और ये है रोड, इसकी कैरिंग अमाउंट है 20 लाख, इसकी है 2 लाख, टोटल बन गया 22 लाख। तो 20/22 इंटू 5 लाख इसका लॉस है, 2/22 इंटू 5 लाख इसका लॉस है। ये लॉस आ गया इनका। कितना कितना लॉस आ गया? कैरिंग अमाउंट की रेशियो में बांट दो। 4 5 4 5 4 5 और ये आ गया जी 4 5 4 5 5। तो कैरिंग अमाउंट कैसे आएगी? मैं 20 लाख लूंगा, इसमें से ये लॉस राइट ऑफ कर दूंगा। मैं 2 लाख लूंगा और इसका लॉस मैं राइट ऑफ कर दूंगा। तो ये क्या आ जाएगा? ये रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ जाएगी आपकी। तो स्टेप्स क्या बने? पहले कैरिंग अमाउंट का टोटल कर लो, रिकवरेबल अमाउंट टोटल में निकाल लो, इंपेयरमेंट लॉस टोटल में निकाल लो, फिर उस इंपेयरमेंट लॉस को कैरिंग अमाउंट की रेशियो में एलोकेट कर दो। तो अपना कैरिंग अमाउंट का रेशियो में लॉस आ गया, उससे रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकाल लो। ये देखो, कैश जनरेटिंग यूनिट शुड बी recognized as a smallest group of interrelated assets. When individual impairment is not possible for some assets, then we can test their impairment by grouping such interrelated. हम उसको ग्रुप करके निकाल लेते हैं। ये पूरा प्रोसेस बताया। ये स्टेप्स को छोड़ो, मैं एग्जांपल चेक कराता हूँ। थ्योरी से कुछ नहीं समझ में आता, एग्जांपल से चेक आएगा। एग्जांपल से बताता हूँ। ये देखो, 2 लाख 22 लाख हो गया टोटल, 20 लाख 2 लाख, ये बन गया 22 लाख, ये रहा 17, 5 लाख का लॉस आ गया। मैं आपको यही एग्जांपल चेक करा रहा था अभी। ये देखो, मैं इसके आंसर में आ गया। 20 लाख 2 लाख 22 लाख 17 लाख 5 लाख, 5 लाख को फिर हमने रेशो में बांट दिया। ये इन दोनों का लॉस आ गया, ये रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ गई। तो ग्रुप में बना लो, क्या दिक्कत है। फिर मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कराया था, इसका रिवर्सल। जैसे इंडिविजुअल एसेट का लॉस रिवर्स करना आपको आना चाहिए, वैसे सीजीयू का भी रिवर्सल आपको आना चाहिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन मैंने टाइम लगा के कराया था आपको। मैं ये एग्जांपल आपको रिवाइज कराता हूं कि सीजीयू में रिवर्सल कैसे होता है। ये देखो, सेम एग्जांपल आपको चेक कराता हूं बेटे। मेरे पास 2 एसेट्स हैं ग्रुप के अंदर, A1 A2। इसकी लाइफ है 10, इसकी लाइफ है 5। एक है 20 लाख की, एक है 5 लाख की। याद रखना, मैं ये एग्जांपल कराऊंगा आपको। फिर हुआ क्या, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल हो गए हैं, ऑफ द अबव कैरिंग अमाउंट, ये जो कैरिंग अमाउंट है इसके बाद 2 साल निकल गए हैं। हमें बताया गया जी इसका रिकवरेबल अमाउंट जो है वो 15 लाख का है। पहले इतना काम निपटाते हैं, रिवर्सल तो बाद की बात है, पहले तो लॉस निकालते हैं। कितने साल बाद? 2 साल बाद। तो अभी लो, मैं सबसे पहले बोलूंगा जी एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट निकालो। A1 A2, ये है 20 लाख, ये है 5 लाख। माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, चेक करो, 20 लाख 5 लाख, 10 साल 5 साल। तो 20 लाख डिवाइड करेंगे 10 से इंटू 2, 5 लाख डिवाइड करेंगे 5 से इंटू 2। 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 2 साल हो गए। तो ये हो गया 4 लाख, ये कितना हो गया 1 और 2 लाख। ये आ गया जी कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स कितना कितना आ गया 16, ये कितना आ गया 3, टोटल कितना आ गया 19। 16 और 3 19। रिकवरेबल अमाउंट चेक करो कितना है। रिकवरेबल अमाउंट है जी 15 लाख का। मैंने 15 यहां से माइनस कर लिया, कितना लॉस आ गया 4 लाख का। ये 4 लाख का लॉस किस रेशो में जाएगा? कैरिंग अमाउंट की रेशो में, 16:3 में मैंने इसको बांटा। मैंने लिखा जी एसेट 1 एसेट 2, मेरे पास कैरिंग अमाउंट है 16, मेरे पास कैरिंग अमाउंट है 3, मैंने लॉस बांटना है, माइनस करूंगा इंपेयरमेंट लॉस। 16/19 इंटू 4 लाख, 3/19 इंटू 4 लाख। लो जी लॉस बांट देते हैं, ये आ जाएगा 336,842। ये आ जाएगा 63158। ये आ जाएगा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट लॉस के बाद। 16 लाख में से माइनस कर दिया मैंने, ये 12
63,158 और ये आ जाएगा 63। अब अपनी कॉपी से चेक करते रहो। 236,842 ये इम्पेयरमेंट के बाद रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है। और आपको एक बात और याद रखनी चाहिए, अगर 10 साल की लाइफ है 2 निकल गए तो 8 बचे हुए, 5 साल की लाइफ है 2 निकल गए तो 3 बचे हुए। ये मेरे पास रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है, इसको मैं 8 साल से डिवाइड करूंगा और इसको मैं 3 साल से, तो मेरा रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन आता रहेगा। मैं क्वेश्चन आगे लेके चलता हूं। कहते जी 2 साल फिर निकल गए इम्पेयरमेंट को, 3rd ईयर भी निकल गया, 4th ईयर भी निकल गया। अब आपके पास रिकवरेबल अमाउंट है 23 लाख का। अब मुझे क्वेश्चन को 2 साल और आगे लेके जाना है। मैं यहां पे आ गया, मैंने इसमें से माइनस किया डेप्रिसिएशन 2 इयर्स का, तो कोई बात नहीं। 12, 63, 158 मैं इसको डिवाइड करूंगा 8 से, मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। 236, 842 इसको डिवाइड करूंगा 3 से, मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। मैं डेप्रिसिएशन देख लेता हूं। 12, 63, 158 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 2, 3, 15, 790 डेप्रिसिएशन कट गया। 236, 842 157, 895 लो जी कैरिंग अमाउंट आ गई 4 साल के बाद। 1263 158 माइनस 315790 947368 236,842 माइनस 157,895 78,947। इसका टोटल मारो जी कितना आया। 2 साल क्वेश्चन और आगे चला गया, प्लस 78,947 ये आ गया 1026315। रिकवरेबल अमाउंट बताओ कितना है। ये बता रहे हैं जी 23 लाख रुपए का। ओ तेरी, ये तो एप्रिसिएशन ही बड़ा जबरदस्त आ गया। कितना एप्रिसिएशन आ गया 12,73,685 12,73,685। क्या ये अलाउड है? नहीं, आपको अलाउड निकालना पड़ेगा। और अलाउड निकालने का तरीका वही है। कैसे? आपको मैक्सिमम अलाउड निकालना है एसेट 1 का और एसेट 2 का। तो ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट बताओ कितनी थी। 20 लाख 5 साल 5 लाख। लाइफ कितनी थी 10 और 5। ये 20 है, ये 5 है। डेप्रिसिएशन माइनस करो। अगर कोई इंपेयरमेंट नहीं होता, सिंपल डेप्रिसिएशन निकलता, तो आप इसमें 20 लाख को डिवाइड करते 10 से, गुना करते 4 से, 8 लाख का डेप्रिसिएशन लगता। ये 5 लाख है, इसको डिवाइड करते 5 से, गुना करते 4 से, 4 लाख का डेप्रिसिएशन लगता। नॉर्मल कैरिंग अमाउंट निकालो। नॉर्मल कैरिंग अमाउंट इफ नो इंपेयरमेंट वाज डन इन द पास्ट, तो 12 लाख इसकी वैल्यू होती, 1 लाख इसकी वैल्यू होती, टोटल 13 लाख होती मैक्सिमम। 13 लाख से नॉर्मल कैरिंग अमाउंट तो ज्यादा हो ही नहीं सकती ना। अगर कोई इंपेयरमेंट नहीं भी होता तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन माइनस करके ये ग्रुप की वैल्यू होती है आपके पास। आज कितनी वैल्यू है? आज 10/26/315 10/26/315। तो आपका जो मैक्सिमम अलाउड रिवर्सल है वो ये आ जाएगा 13 लाख माइनस 10/26/315, ये आ जाएगा 273,685। इससे ज्यादा रिवर्सल तो अलाउड ही नहीं है। बाकी सब इग्नोर कर दो। और ये जो अलाउड है, अब इसको कैसे बांटे? इसको बांटेंगे कैरिंग अमाउंट की रेशो में। तो ये रही कैरिंग अमाउंट की रेशो, ये रही जो आज कैरिंग अमाउंट है। जब लॉस बांटा था तब उस टाइम की कैरिंग अमाउंट के हिसाब से बांटा था। आज रिवर्सल करना है तो आज की कैरिंग अमाउंट के हिसाब से कर लो। ये रही कैरिंग अमाउंट। इस रेशो में आप रिवर्सल को बांट लो और एंट्री आपको करनी आती है। एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवर्सल, रिवर्सल टू P&L। ये आपको पूरा प्रोसेस क्लास में बताया था बेटे, और ये टाइम टेकिंग था। ये देखो, सबसे पहले मैंने आपको 2, 5, फिर डेप्रिसिएशन माइनस हुआ, ये इनकी 2 साल बाद की कैरिंग अमाउंट आ गई, रिकवरेबल हो गया, इंपेयरमेंट लॉस हो गया, इसको हमने रेशो वेशो में बांट दिया। ये देखो ना,
ये रेशो में बांट दिया, रेशो में बांट के तो ये हमारे पास इनकी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ गई। फिर हम क्वेश्चन को आगे लेके चले, ये इनकी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है, फिर 2 साल का डेप्रिसिएशन लगा के ये इनकी एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट आ गई और ये इंक्रीज इन वैल्यू आ गई। पर ये अलाउड नहीं है, आपको अलाउड रिवर्सल निकालना है। ये देखो नॉर्मल कैरिंग अमाउंट विदाउट एनी इंपेयरमेंट 12 और 1 13 मैक्सिमम जा सकते हो, ये आ जाएगी और इसको हम रिवर्सल की मैक्सिमम लिमिट बोलेंगे, बाकी इग्नोर करेंगे। अब इसको रेशो में बांटना है तो ये रही कैरिंग अमाउंट की रेशो, बांट के भी दिखाया हुआ है। पूरा एग्जाम्पल बेटे मैंने आपको चेक करा दिया, देखो आप, ये रहा, ये रेशो में बांटा हुआ है। अच्छा एक बात मैंने आपको और बताई थी सीजीयू के बारे में, एक बात और बताई थी। क्या बात थी? सीजीयू में मान लो 3 एसेट्स हैं, A1, A2 और A3। मान लो A3 इसमें कोई लॉस नजर आ रहा है आपको, ये एसेट मान लो डैमेज हो गई, डैमेज हो गई तो ये जो पार्ट है A3, पक्की बात है डैमेज होने से इसकी वैल्यू गिरेगी, पर ये इंडिविजुअल एसेट नहीं है, ये सीजीयू का पार्ट है। ये जो ओवरऑल सीजीयू है, जब तक ये लॉस आपको शो नहीं करेगा तब तक आप इसका लॉस बुक नहीं कर सकते। जब आप सीजीयू के कॉन्सेप्ट के अंदर होते हैं तो इंडिविजुअल एसेट क्या इंडिकेशन दे रही है कोई मायने नहीं रखता। सीजीयू में अगर लॉस है तो इस पे लॉस एलोकेट हो जाएगा, सीजीयू में अगर लॉस नहीं है तो इस पे लॉस एलोकेट नहीं होगा। मान लो ये दोनों एसेट आपको लॉस नहीं दिखा रही और ये दोनों प्रोमिनेंट एसेट्स हैं जिसकी वजह से सीजीयू में लॉस नजर नहीं आ रहा, तो A3 आपको कुछ भी इंडिकेशन देता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। आपने सीजीयू में लॉस के हिसाब से चलना है, इंडिविजुअल इंडिकेशन फेल हो गया आप, ये बात मैंने आपको बताई थी। और इस पे स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 9 भी कराया था और फिर वीडियो नंबर 4 आ गया था हमारा। जैसे मैं वीडियो नंबर 4 में आया, हमारा तीसरा यूनिट स्टार्ट हो गया, इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल एंड इंपेयरमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एसेट्स। जब हम गुडविल में आए थे तो मैंने इसके दो केस कराए थे आपको, केस 1 एलोकेबल और केस 2 अनएलोकेबल। गुडविल को इंपेयर करने के 2 तरीके बताए थे। पहले ये चेक करो कि आपका क्वेश्चन एलोकेबल का केस दे रहा है कि अनएलोकेबल का केस दे रहा है। तो उससे भी पहले आपको एक बात बताई थी कि गुडविल है क्या। सारे बच्चों ने एमैल्गामेशन का चैप्टर पढ़ा हुआ है। जब हम किसी कंपनी को एक्वायर करते हैं तो पीसी माइनस नेट एसेट्स गुडविल करते हैं। अगर पीसी आपका 10 लाख है, नेट एसेट्स आपकी 8.5 लाख है, तो 1.5 लाख रुपए की गुडविल आएगी। जब आपका परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज्यादा पे करते हैं तो गुडविल आ जाती है। और बैलेंस शीट के अंदर गुडविल को लाने का और कोई तरीका नहीं है। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है वो तो बैलेंस शीट में आती ही नहीं, लेकिन जब हम बिजनेस एक्वायर करते हैं उस टाइम पे जो गुडविल आती है वही बुक्स में दिखती है, उसी का इंपेयरमेंट टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो गुडविल है वो एलोकेबल नेचर की है या अनएलोकेबल नेचर की है। अगर इसकी नेचर है एलोकेबल तो इसके लिए जो अप्रोच बताई गई है वो है बॉटम डाउन। आपको चेक कराता हूं, ये रही। अगर आप गुडविल की बात करते हो तो इसका एक तो बनता है केस एलोकेबल का या फिर बनता है अनएलोकेबल का। एलोकेबल में हमारी अप्रोच है बॉटम अप अप्रोच, ये इसका नाम है। आपने अप्रोच पे ध्यान नहीं देना, आपने देखना है एलोकेबल पे है या अनएलोकेबल है, उसके हिसाब से चलना आपने। अगर एलोकेबल का केस है, मैं बताता हूं एलोकेबल क्या है, पहले सुन लो। एलोकेबल का केस है तो बॉटम अप अप्रोच है। जब अनएलोकेबल का केस है तो इसमें 2 अप्रोच लगती है, पहले बॉटम अप लगेगी फिर टॉप डाउन लगेगी। इसमें 2 अप्रोच काम करती हैं। अगर एलोकेबल का केस है तो सिर्फ एक अप्रोच है बॉटम अप, और अगर अनएलोकेबल का केस है तो 2 अप्रोच है बॉटम अप प्लस टॉप डाउन। अभी एलोकेबल क्या चीज है? अच्छा, एलोकेबल का मतलब क्या है बेटे, मैं आपको बताता हूं। इसमें आपने एमैल्गामेशन के टाइम पे क्या किया, पीसी लिया, नेट एसेट्स को माइनस किया, गुडविल निकाल ली। मान लो ये 10 लाख के हैं, ये 8.5 लाख के हैं और 1.5 लाख की गुडविल आ गई। एलोकेबल का मतलब क्या है? अगर ये गुडविल इन एसेट्स को डायरेक्टली बेनिफिट पहुंचा रही है, नहीं समझे, गुडविल कोई ऐसी एसेट नहीं है कि जिसका कैश फ्लो आप डायरेक्टली निकाल लोगे। गुडविल बाकी एसेट्स को परफॉर्म करने में हेल्प करती है।
अब मान लो मेरी मेरी गुडविल है, तभी तो बच्चे क्लास लेने मेरे पास आते हैं। जब बच्चे क्लास लेने मेरे पास आएंगे तो मेरे सारे रिसोर्सेज, जितने ऑर्डर ज्यादा होंगे उतने मेरे रिसोर्सेज बेटर यूज होंगे। अगर किसी चीज की गुडविल नहीं है तो फिर ऑर्डर नहीं आएंगे, तो मैं एम्प्लॉयज का क्या करूंगा, अपने एसेट्स का क्या करूंगा, और अपने जो बाकी एसेट्स में बिजनेस में यूज करता हूं वो यूज ही नहीं होंगे। तो एसेट्स के यूसेज पे गुडविल का बहुत बड़ा रोल होता है। गुडविल से ही ऑर्डर आते हैं, उसी से सारे रिसोर्स। तो अगर आपकी गुडविल आपके एसेट्स को यूज करने में हेल्प कर रही है डायरेक्टली, क्योंकि गुडविल कोई अपने आप में इंडिविजुअल एसेट तो है नहीं, गुडविल तो कंपनी लेवल पे होती है और बाकी एसेट्स को हेल्प करती है। तो आपको ये चेक करना होता है कि गुडविल का बेनिफिट एसेट्स को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मिल रहा है तो एलोकेबल का केस है, नहीं मिल रहा तो फिर आपका अनएलोकेबल का केस है। बच्चे कई बार पूछ लेते सर पेपर में अगर ये बताया नहीं कि एलोकेबल है या अनएलोकेबल है तो क्या करेंगे। तो मैंने आपको बोला था हमेशा एलोकेबल मान के आओ, एलोकेबल के हिसाब से चलो, बॉटम अप अप्रोच लगा के चलो। फिर मैंने आपको इंपेयरमेंट करने का तरीका बताया था कि चलो एलोकेबल का केस है, इसका इंपेयरमेंट कैसे करना आपने। तो आपने क्या करना है, आपने सीजीयू ढूंढने हैं। ये जो नेट एसेट्स आपने एक्वायर किए हैं, ये जो नेट एसेट्स आपने एक्वायर किए हैं, इसमें आप सीजीयू बना लो। है तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। इंटर लेवल पे तो आपको सारी चीजें रेडीमेड मिलेंगी, फाइनल लेवल पे आपको बनाने पड़ सकते हैं। सीए इंटर में तो आपको ज्यादा नहीं सिखाया इन्होंने, सीए इंटर में आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। तो ये जो नेट एसेट्स आपने एक्वायर किए हैं, आप इनके ग्रुप बना लो। ये ग्रुप कौन से बनाए हैं, जो बिजनेस एक्विजिशन के टाइम पे थे, ठीक है जी। आप इनकी कैरिंग अमाउंट लिख लो जो आज की एग्जिस्टिंग है, आज की जो कैरिंग अमाउंट है वो लिख लो। आपने कितने में खरीदे थे उसको छोड़ो, आज क्या प्रिवेल करते हैं वो देखो। आप इसमें गुडविल को ऐड करो। अगर एलोकेबल का केस है तो गुडविल को आपने ऐड करना है कौन से सीजीयू में, जो एक्वायर करके लाए थे आप किसी कंपनी से। किस रेशो में, ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट की रेशो में। ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट की रेशो ऐड करना है एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट में, क्योंकि इंपेयरमेंट आज कर रहे हैं, लेकिन रेशो लेनी है वो जो एक्विजिशन के टाइम पे थी। तो अगर आपने एमेलगामेशन 5 साल पहले किया था तो 5 साल पहले की किताबें खोलो, देखो कि 5 साल पहले आपने सीजीयू किस वैल्यू पे खरीदे थे, वो कैरिंग अमाउंट की रेशो में आप इसको एलोकेट कर लो। तो ये बन गया आपका टोटल सीजीयू इंक्लूडिंग गुडविल। इसका रिकवरेबल अमाउंट लिख लो। अरे छोड़ो ना यार, मैं आपको एग्जाम्पल से चेक कराता हूँ, क्यों कहानी सुना रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल से बात ज्यादा समझ में आती है। ये देखो आप, ये हमारा पीसी है, कितना पीसी है 240, हाँ 240 है। हमने जो एसेट्स एक्वायर किए उसके सीजीयू बना के दे दिए एक्स और वाई, एक है 1.5 लाख का, एक है 50,000 का। तो इसका मतलब हमने 2 लाख रुपए के सीजीयू खरीदे। पीसी कितना दिया है 240, तो गुडविल आ गई 40। एमेलगामेशन का चैप्टर सबने पढ़ा हुआ है, गुडविल की लाइफ होती है 5 साल एमेलगामेशन में, 5 साल में अमोर्टाइज करनी होती है एसएलएम बेसिस पे, ठीक है। अब आपको डिटेल बता रहे हैं करंट डेट के, जिस दिन हम इंपेयरमेंट टेस्ट कर रहे हैं 3 साल हो गए हैं, बिजनेस खरीदे हुए 3 साल हो गए हैं। अगर 40,000 की गुडविल थी, 5 साल AS 14 कहता है, तो आपने 8,000 रुपए गुडविल को राइट ऑफ किया होगा 1 साल में। अगर 3 साल हो गए तो 24,000 रुपए की गुडविल आपने उड़ा दी होगी। 40 में से अगर 24,000 की गुडविल आपने उड़ा दी तो 16,000 की गुडविल आपके पास होगी। मैं चेक कर लेता हूं, ये मुझे आज के कैरिंग अमाउंट बता रहा है। आज गुडविल 16,000 की है, आज एक्स 280 का है, आज वाई 70,000 रुपए का है। तो काम बड़ा आसान हो गया मेरे लिए। तो अगर ये गुडविल नहीं भी बताता तो भी मैं 16,000 निकाल लेता, क्योंकि मुझे गुडविल की लाइफ पता है 5 साल होती है। अब मुझे इसका इंपेयरमेंट टेस्ट करना है, 5 मिनट का काम है, मैं अभी चेक करा देता हूँ। ये देखो, मैंने लिखा एक्स, मैंने लिखा वाई, आज इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है 280, आज इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है 70,000। मैं इसमें ऐड करूंगा गुडविल, गुडविल कितनी है 16,000, लेकिन रेशो लेनी है पुरानी 3:1, रेशो ओरिजिनल लेनी है, दे रखी होगी क्वेश्चन में। तो 16,000 की गुडविल को आपने बांटा तो ये आ गई 12, ये आ गई 4, 15:5 की रेशो में बांट दिया मैंने। तो ये बन गया 292, ये बन गया 74। इनका रिकवरेबल अमाउंट दे रखा होगा, कहाँ है, अगले पेज पे होगा। रिकवरेबल अमाउंट ये रहा जी इनका, एक्स का 270 है, इसका 65 है, ये है 270, ये है 65। इंपेयरमेंट लॉस आ गया, ये आ गया 22,000 रुपीज़ का, और ये आ गया 9,000 रुपीज़ का। इसके 2 हिस्से बना दो, पहले गुडविल उड़ानी है।
अगर कभी भी इंपेयरमेंट लॉस आपको मिल जाए तो आपने सबसे पहले गुडविल को उड़ाना है। मैं कौन सी अप्रोच की बात कर रहा हूं? बॉटम अप। मैं किसकी बात कर रहा हूं? एलोकेबल। अगर आपकी गुडविल एलोकेबल है, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एलोकेबल है, तो गुडविल को पहले उड़ाना है। तो मेरे पास 22,000 का लॉस है, इसके हिस्से की गुडविल है 12,000, तो मैं 12,000 की गुडविल को पहले उड़ा दूंगा और 10,000 रुपए को फिर मैं सीजीयू में राइट ऑफ कर दूंगा। जैसे 9,000 है, 4,000 की गुडविल को मैं पहले उड़ा दूंगा और बाकी का जो 5,000 है मैं एसेट्स पे एलोकेट कर दूंगा। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं बोलूंगा 12,000 की गुडविल, 4,000 की गुडविल दोनों उड़ गई हैं, तो 16 में से 16 का हमने राइट ऑफ कर दिया, 0 बचा। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकालनी है। ये 280 था, 280 में से 10 गया, 270 बच गया। ये 70,000 था, 70 में से 5 गया, ये 65 बच गया। ये तरीका है। पहले आपने सीजीयू की आज की कैरिंग अमाउंट लेनी है, उसमें गुडविल को रेशियो में बांट के ऐड कर लेना है, रिकवरेबल से कंपेयर कर लेना है, इंपेयरमेंट लॉस निकाल लेना है, पहले गुडविल को उड़ाना है। अगर गुडविल पूरी उड़ती है तो बाकी का फिर बाकी एसेट्स में एलोकेट करना है। जैसे यहाँ पे 22 था, तो 22 में से गुडविल 12,000, 12 के 12 उड़ गए, 10 बच गए, फिर मैं 10 यहां पे पहले गुडविल फिर एसेट्स। अगर मान लो यहां पे इंपेयरमेंट लॉस 8,000 ही होता तो मैं आपको बोलता कि गुडविल 12,000 की है तो पहले 8,000 राइट ऑफ कर लो, 4,000 की गुडविल बच जाती, एसेट्स तक पहुंचते ही नहीं हम। लेकिन लॉस ज्यादा था, गुडविल उड़ा के भी पहुंच गए एसेट्स तक। ये पूरा प्रोसेस आपको बताया हुआ बेटे, ये एलोकेबल का केस है। लेकिन अगर आपको अनएलोकेबल में जाना, पहले मैं इसका एग्जांपल चेक करा दूं आपको। ये देखो आप, ये देखो, पहले 280 लिया, फिर 12 लिया, 292 बनाया, 70 लिया, 4 लिया, 74 बनाया, ये टोटल का कॉलम हो गया, ये रिकवरेबल हो गए, 22 का लॉस आ गया, 9 का लॉस आ गया। पहले गुडविल को उड़ाया, फिर एक्स को उड़ाया, पहले गुडविल को उड़ाया, फिर वाई को उड़ाया, बैलेंसिंग फिगर। लॉस इतना ज्यादा था कि गुडविल एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, तो फिर सीजीयू पे डाल दिया। और अगर लॉस गुडविल से कम होता तो सीजीयू तक पहुंचते नहीं और गुडविल भी थोड़ी बहुत बच जाती है हमारे पास। तो एलोकेबल के केस में पहले गुडविल को उड़ाना होता है आपने। ये पूरा प्रोसेस आपको बताया था। देखो ये फिर इनकी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकाल के दिखाई है कि जी 280 थी, 10 उड़ गया, इसमें से 5 उड़ गया वर्किंग, सब आता है आपको सब। ये नोट्स वोट्स लिखवाए हुए आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 कराया, क्वेश्चन नंबर 3 कराया आपको, फिर 2 कराया, काफी लेंदी था ये, फिर 4 कराया, फिर केस 2 आ गया अनएलोकेबल का, फिर हमारा अनएलोकेबल का केस आ गया था। अगर क्वेश्चन कह दे कि गुडविल अनएलोकेबल है तो फिर पहले वाला प्रोसेस काम नहीं करेगा। पहले वाले प्रोसेस में क्या था, सीजीयू प्लस गुडविल, ये टोटल आ गया, इसको रिकवरेबल से कंपेयर किया, लॉस आ गया, लॉस के 2 हिस्से बनाए, गुडविल और सीजीयू। ये नहीं चलेगा अब, ये एलोकेबल का केस है। अनएलोकेबल में उल्टा चलना आपने। कैसे? पहले हम सीजीयू लेंगे और इसका रिकवरेबल कंपेयर करेंगे, इंपेयरमेंट लॉस निकालेंगे। गुडविल को बाहर रखो। अगर आपकी गुडविल अनएलोकेबल है तो गुडविल को बीच में मत लेके आओ, पहले आप अपना नॉर्मल इंपेयरमेंट लॉस निकाल लो जो सीजीयू का निकल सकता है, गुडविल बाद में देखेंगे। मैं एग्जांपल से चेक कराता हूं। ये देखो, पहले बताओ पीसी कितना है, 12 लाख। आपने एसेट्स खरीदे हैं कितने के, 8 लाख के। गुडविल कितनी हो गई है, 4 लाख। कितनी लाइफ होती है, 5 साल। ठीक है, आगे चलते हैं। कितने साल हो गए, 2 साल। अगर गुडविल 4 लाख की गुडविल है, 2 साल निकल गए, अगर 2 साल निकल गए तो 3 साल बचे हुए, तो कितनी वैल्यू बची होगी, 240। आप दूसरे तरीके से समझो, 4 लाख की एसेट है, 5 साल का अमोर्टाइजेशन है, 80,000 रुपए 1 साल में, 2 साल में 160। अगर 4 लाख में से 160 उड़ गए तो 240 बचे हुए, तो गुडविल पक्का 240 की होगी आपके पास। देखो गुडविल 240 की बता रहे हैं। ये एक्स और वाई की कैरिंग अमाउंट है, ये इनके रिकवरेबल अमाउंट है। देखो अब क्या करना है, एक कॉलम एक्स का बनाओ, एक वाई का बनाओ, इनके कैरिंग अमाउंट बताओ। 470, 380, ये इनके आज के कैरिंग अमाउंट है। गुडविल को बीच में मत लाओ, अनएलोकेबल का केस है, गुडविल का बेनिफिट डायरेक्टली इनको नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। इनके रिकवरेबल चेक करो कितने हैं,
430, 370, कोई बात नहीं। इम्पेयरमेंट लॉस निकालो, इसका 40 आ गया, इसका 10 आ गया, गुडविल के बिना है। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकालो, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 470 माइनस 40, 430, 370, 380 माइनस 10, 370, टोटल कितना हो गया? 8 लाख। ये आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस है। पहले हमने सीजीयू का इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर लिया, गुडविल को बीच में नहीं लाए। अब आप सीधा गुडविल को टोटल में ऐड करोगे। अनएलोकेबल का केस है, सीजीयू वाइज नहीं चलना, टोटल में चलना है। आपकी गुडविल है 240 की, तो टोटल बनता है 1040। गुडविल का बेनिफिट मिलता है कंपनी लेवल पे, तो कोई बात नहीं, कंपनी की वैल्यू देख लेते हैं। अगर गुडविल का बेनिफिट मिलता है सीजीयू को, तो सीजीयू की वैल्यू के हिसाब से चलो। गुडविल का बेनिफिट सीजीयू को नहीं मिलता, कंपनी के हिसाब से। तो आपको एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिली होगी, ये रही कंपनी की वैल्यू। अगर गुडविल का बेनिफिट एंटिटी लेवल पे है तो एंटिटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैंने एंटिटी की वैल्यू चेक करी, 9 लाख है, 140 का लॉस आ गया। अगर मैंने एंटिटी के सारे एसेट्स जोड़ लिए, उसमें गुडविल भी जोड़ ली और एंटिटी की वैल्यू से कंपेयर कर दिया, तो एंटिटी का लॉस आ जाएगा 140, तो ये गुडविल का लॉस है। अब बच्चे कई बार पूछ लेते हैं कि सर ये सीजीयू का लॉस क्यों नहीं है? क्योंकि सीजीयू का लॉस आपने पहले बुक कर लिया, उसके बाद फर्दर लॉस आएगा तो गुडविल का लॉस ही होगा आपका। तो फिर आपको एंटिटी लेवल पे चलना पड़ेगा। ये पूरा प्रोसेस आपको बेटे डिटेल में क्लास में समझाया था, ये देखो ना आंसर में, ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा में मिलेगी आपको। अनएलोकेबल का केस यहीं से पता लग जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में कंपनी लेवल, कंपनी की वैल्यू बताएगा तो वहां घंटी बज जानी चाहिए, कंपनी की वैल्यू तो यार अनएलोकेबल में बताता है, दूसरा केस लगा के आ जाना पेपर में। पूरी बात आपको बेटे टाइम लगा के क्लास में बहुत डिटेल में, बहुत प्यार में बताई थी। ये देखो, पहले 470, 380, ये रिकवरेबल लॉस आ गया, इनके रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ गए, फिर गुडविल ऐड कर ली, ये कंपनी की वैल्यू आ गई, ये कंपनी की मार्केट वैल्यू। 140 का लॉस गुडविल का है, 240 की गुडविल थी, 140 का लॉस है, 1 लाख की गुडविल अभी बची हुई है, फ्यूचर में फिर टेस्ट करेंगे। और फिर मैंने आपको इसके क्वेश्चन भी कराए थे, ये स्टेप्स तो आपको आते हैं। ये देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 4 कराया आपको, फिर कॉर्पोरेट एसेट्स पे आ गए। कॉर्पोरेट एसेट्स क्या होते हैं? हेडक्वार्टर की बिल्डिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। कॉर्पोरेट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो डायरेक्टली बिजनेस में यूज नहीं होते, ये बाकी एसेट्स को यूज होने में हेल्प करते हैं। अब आपने हेडक्वार्टर बना रख, वहां पे स्टाफ बैठता है, वो पूरे बिजनेस को कंट्रोल करता है, तो उसका डायरेक्टली तो कोई कैश फ्लो है ही नहीं। तो हेडक्वार्टर की जो बिल्डिंग है या रिसर्च विंग है आपका, वो डायरेक्टली तो कैश फ्लो बनाता ही नहीं, वो तो बाकी एसेट्स को हेल्प करता है। तो जो गुडविल का कॉन्सेप्ट है वही आपका कॉर्पोरेट एसेट्स का कॉन्सेप्ट है। वही दो केस बनते हैं, एलोकेबल, अनएलोकेबल, बॉटम अप, और वो दो अप्रोचेज आपकी। अगर अनएलोकेबल का केस है तो दोनों अप्रोच काम करती है, पहले बॉटम अप फिर टॉप डाउन। ये पूरी कहानी आपको बताई थी बेटे। कॉर्पोरेट एसेट्स पे कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जो गुडविल में सीख के आए वही इस पे लगा देना। ये पूरी वर्किंग आपको बताई थी, सेम कॉन्सेप्ट है इसका। ये उसका क्वेश्चन कराया हुआ है, ये क्वेश्चन आप प्लीज रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें कॉर्पोरेट एसेट्स ही कराए होंगे आपको। ये रहा जी। फिर क्वेश्चन नंबर 13 आ गया, फिर लो जी, फिर थैंक यू आ गया, जिंदल साहब का नाम आ गया, बेस्ट ऑफ लक आ गया। AS28 बेटे अपने आप में बहुत लेंदी AS है, ये जब तक आप अपने हाथ से क्वेश्चन नहीं करोगे ना, मेरे बोलने से क्या फायदा। मैंने तो क्लास में भी बोला ही था, प्यार से समझाया लिखवाया, समझाया लिखवाया, फिर भी बच्चा कहता है ये भूल गया। अब रिवीजन करा दी, फिर भी बच्चा भूल गया। करना तो बेटे आपको, देखो पेपर आपको देने हैं, जब तक आप इन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस खुद नहीं करोगे ये समझ में आने वाले नहीं है। वो तो मेरे ऊपर प्रेशर है, रिविजनरी वीडियो का मैंने रिकॉर्ड कर दी, पर आपकी मेहनत, आपकी प्रैक्टिस ही आपको फायदा पहुंचाएगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय। और नए वीडियो में कुछ नया कॉन्सेप्ट फिर आपको रिवाइज कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बेटे।